तो लिखना नहीं है, सीधा पीपीटी में पढ़ाएंगे, पीपीटी आपको टॉपिक वाइज देते जाएंगे, तो उसी पीपीटी से आप लोग कंप्लीट रिवीजन करके चलते जाएंगे। थ्योरी हमें पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्टिव घर में आप सॉल्व करते रहिएगा, तो आप लोग एग्जाम में पूरा क्वेश्चन बन जाएगा इससे। ठीक हो गई बातें? यहाँ पूरा समझाने वाला काम मैं बहुत तेजी से करवा दूंगा। तो हॉस्टल ऑर्डर में आप लोगों को क्या पढ़ना है आज से? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान की संपूर्ण पीडीएफ कितने नंबर का आने वाला है? बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का आने वाला है। तो इस 10 नंबर वाले पोर्शन के लिए हम आज पढ़ना चालू करेंगे अपना बाल मनोविज्ञान। तो ये बाल मनोविज्ञान जब हम पढ़ेंगे तो उसके पहले थोड़ा हम इतिहास को समझते हैं उसका। ठीक है, देखिए, तो इतिहास कह रहा है कि मनोविज्ञान इस धरती में आया कैसे। जैसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट बने, अलग अलग विषय बने, तो मनोविज्ञान कहाँ से एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में हमारे सामने आता है, पहले आज हम उसके इतिहास को समझते हैं। ठीक हो गई बात ना? तो मनोविज्ञान का जब आप इतिहास खोजने निकलेंगे कि कहाँ से आया, तो आप देखेंगे कौन से देश पहुंचेंगे आप? ग्रीस देश। कौन सा देश पहुंचेंगे? ग्रीस। ग्रीस देश जब आप पहुंचेंगे देखेंगे ग्रीस में दर्शन शास्त्र, कौन सा शास्त्र? दर्शन शास्त्र। तो ग्रीस में दर्शन शास्त्र जो था, पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा के रूप में देखा जाता था। क्लियर हो गई बात ना? क्या बोला जा रहा, बोलिए? पहले जो मनोविज्ञान था उसको दर्शन शास्त्र का ही अंग है, उसका ही हिस्सा है, ऐसा माना जाता था। ठीक हो गई बात? बाद में इससे दर्शन शास्त्र से अलग होने के लिए मनोविज्ञान ने बहुत सारे प्रयास किए, प्रयत्न करे, अलग अलग तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन तरीके बनाए, तब जाके वो दर्शन शास्त्र से अलग हुआ और क्या बन गया? एक अलग सब्जेक्ट मनोविज्ञान बन गया। ठीक हो गई बात ना? इसका मतलब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि बताइए दर्शन शास्त्र का मातृ विषय कौन था? क्या बोलेंगे आप? मातृ विषय मतलब दर्शन शास्त्र किससे निकला है? मैंने दर्शन से बोल रहा हूं, मनोविज्ञान किससे निकला है? दर्शन शास्त्र से। किससे निकला है? तो दर्शन शास्त्र से। तो याद रखेंगे मनोविज्ञान पहले किस विषय का हिस्सा था? तो दर्शन शास्त्र का। पहले किसके अंदर समाहित था? तो फिलॉसफी के अंदर। इस क्रम में जब आगे बढ़ते जाता है तो यहाँ मेन मुद्दे की बात आती है कि सर ग्रीस में ही दर्शन शास्त्र क्यों दिखाई दे रहा है? तो एक बार आपको गौर करेंगे अगर आप पढ़ेंगे तो कि सर फादर ऑफ हिस्ट्री ग्रीस का ही है, फादर ऑफ जियोग्राफी ही ग्रीस का ही है, दर्शन शास्त्र ग्रीस का ही है, मनोविज्ञान ग्रीस से जन्म ले रहा है। सर सारे सब्जेक्ट ग्रीस से ही जन्म क्यों ले रहे हैं? बताइए, कोई समझ बता सकते हैं कि हर विषय का जो फादर है, जनक है, या हर विषय का जन्म ग्रीस से ही क्यों हमको दिखने के लिए मिल रहा है? तो दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है संस्कृति और सभ्यता। अब आप बताइए, एक देश है जहां की संस्कृति सभ्यता आपको सोचने विचारने की आजादी नहीं देती है, एक देश है जहां की संस्कृति सभ्यता आपको सोचने और विचारने की आजादी देती है, तो किसी भी नए चीज का सृजन कहाँ होगा? ए में कि बी में? बी में होगा। इसका मतलब ग्रीस की संस्कृति सभ्यता शुरू से ही विद्वानों का कदर किया करती थी और विद्वानों को भी ये पूरा छूट देती थी कि आप सोचिए, विचारिए, नए नए चीजों के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। वहीं दूसरे जो इसकी तुलना में देश थे, वहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? कमाना, खाना, जीवन जीना, इतने में लोग रह जाते थे। इसका मतलब अब जो भाई आदमी सोच रहा है, तो सोचेगा कौन? देश। कौन फ्री होकर बैठ के सोच सकता है? जिसको सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक भुथियारी मजदूरी करना है वो सोच सकता है, या जिसके घर में अनाज भरा हुआ है, रोटी कपड़ा मकान सबकी व्यवस्था अच्छी है, वो सोच सकता है। कौन सोच सकता है बताइए? दूसरा वाला केस में यस। इसका मतलब भैया ग्रीस देश संपन्न था, इसीलिए वहां पे लोग आराम से बैठ करके नए नए विषय, नए नए चीजों के बारे में सोच पाते थे। यार वो तारा दिख रहा है, तारा क्यों है यार, क्या होता है ये, तारा बोलेंगे इसको। क्लियर हो गई बात ना? तो सोच विचार पाते थे क्योंकि वो समृद्ध देश थे। उनकी तुलना में दूसरे देश, वहां पे खाने कमाने से फुर्सत नहीं था लोगों को, इसलिए भैया यहाँ पर ग्रीस में आपको सारे नए विषयों के जनक के रूप में ग्रीस की भूमि देखने के लिए मिलती है। अर्थात विद्वानों की भूमि कौन है? ग्रीस। ठीक हो गई बात ना? तब ग्रीस में जो दर्शन शास्त्र था, पहले मनोविज्ञान को उसका ही अंग माना जाता था। बाद में मनोविज्ञान को जब बच्चों के रिस्पेक्ट में लाया गया, तब मनोविज्ञान से क्या निकल के आया? बाल मनोविज्ञान। क्या निकल के आया? बाल मनोविज्ञान। समझ में आ गई बात ना? यस। जब मनोविज्ञान तो हो गया मेन साइकोलॉजी, उसमें जब उसी साइकोलॉजी का प्रयोग हम बच्चे के विज्ञान को समझने के लिए, बच्चे के मन के विज्ञान को समझने के लिए करने लग गए, तब क्या कहला गया? बाल मनोविज्ञान। क्लियर हो गई बात ना? यस। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बाल मनोविज्ञान आपको यहाँ पे शब्द दिखाई दे रहे हैं, दो शब्द है। पहला शब्द क्या है? बाल। दूसरा शब्द क्या है? मनोविज्ञान। बाल शब्द का मतलब भैया कहां से कहां तक, ये अगर पूछ लेगा आपके एग्जाम में, तो बाल मनोविज्ञान में बाल से तात्पर्य क्या है? तो क्या बताएंगे? गर्भावस्था से बाल्यावस्था या कभी कभार किशोरावस्था। इसका मतलब अगर आपको बोला बाल मनोविज्ञान में बाल से तात्पर्य क्या है, चार ऑप्शन दे देगा आपको। भ्रूणावस्था है ना, शिशुअवस्था, किशोरावस्था। तो क्या बताएंगे अब? गर्भावस्था से चालू होता है बाल। यहाँ बाल से तात्पर्य किस बच्चे से है? जो गर्भ में है उस बच्चे से लेकर के बाल्यावस्था तक के बच्चे को समाहित किया जाता है। और अगर कभी बाल्यावस्था ऑप्शन ना दे रहे तो क्या लेना है? किशोरावस्था। मगर पहला ऑप्शन क्या है? गर्भावस्था से कहां तक? बाल्यावस्था। अब यह बहुत बड़ी बात आती है,
अगर पूरा समझते फिर क्वेश्चन पूछेंगे। बाल का मतलब समझ में आ गया आपको कि जब बच्चा गर्भ में है तो गर्भावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक उसका समय क्या कहलाता है, बालक को कहलाता है और बालक कहलाता है। ठीक है। मनोविज्ञान यार सर जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी, सर मनोविज्ञान हिंदी में दो शब्दों से मिलकर बना है, मन और विज्ञान। ठीक होगी बात ना। अब ये मन को आपको समझना होगा, इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। पहले बाल मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान था, इस मनोविज्ञान को पहले अलग अलग चीजों का विज्ञान समझा जाता था, बाद में अलग अलग क्रम तरीके से बढ़ते बढ़ते विकास होते गया, तब जाके फाइनल एक रिजल्ट निकला कि अच्छा मनोविज्ञान इस चीज का अध्ययन करता है। जैसे होता ना भाई कि मनोविज्ञान किस चीज का अध्ययन करेगा, जैसे फिजिक्स किसका अध्ययन करेगा, भौतिक राशियों का, ताप दाब है ना, ये सब चीजों का। क्लियर हो गई बात ना। वैसे ही मनोविज्ञान किसका अध्ययन करते हैं, मनोविज्ञान में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, हाँ तो मन के बारे में। तो यहाँ मन क्या है, मनोविज्ञान में मन का विज्ञान, तो यह मन का मतलब क्या है, यही बात पूछा गया। हमको लगता है मन मतलब मोर मन कर रहे थे वो आज घूमे के, वो मन का बात ही नहीं है, क्योंकि इसको भी पहले सोचा लोगों ने। अभी आपके इतिहास देखेंगे, मोर मन आज घूमे कर रहे थे वो, ऐसे करके, और दो मिनट में मन बदल जाएगा, अब नहीं कर रहे थे वो, ऐसे करके। तो बोले भाई, शुरू में लोग बोले कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, तो लोग बोले अरे यार मन तो हर दो मिनट में बदलते रहता है, तो तुम कैसे इसका अध्ययन कर पाओगे। अर्थात ऐसे किसी अस्थिर चीज का अध्ययन करना विज्ञान नहीं हो सकता है ना, जो तुरंत बदल जाता है। मन तुरंत बदलता है कि नहीं बदलता है, यस। इसलिए भी इतिहास में देखें तो शुरू में जब मनोविज्ञान जन्म लिया, तो मनोविज्ञान में मन का विज्ञान, अर्थात मन किसको माना गया, तो मन माना गया सबसे पहले आत्मा को। किसको माना गया, आत्मा को। और विज्ञान शब्द का मतलब क्या है, विज्ञान, विशेष ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। ठीक हो गई बात ना। तो किसी चीज से जुड़ा हुआ विशिष्ट ज्ञान क्या करना, प्राप्त करना, ही क्या होता है, विज्ञान होता है। वैसे याद रखना, ज्ञान मतलब नॉलेज प्राप्त करना। मगर ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है, कोई बताएगा, ज्ञान में क्या अंतर और विज्ञान में क्या अंतर है। अभी बताता हूँ। सर मुझे ज्ञान है आज इस चीज के बारे में, जैसे मुझे गाड़ियों का ज्ञान है, तो उसको गाड़ी का ज्ञान मतलब वो गाड़ी के बारे में जानता है कि गाड़ी कैसे काम करता है, गाड़ी कैसे चलती है। मगर उसी जगह वो ज्ञान की जगह जब लग जाएगा, किसी चीज को जानना क्या है, ज्ञान। याद रखिएगा, टू नो अबाउट एवरीथिंग, टू नो अबाउट एनीथिंग इज नोन एज ज्ञान या नॉलेज। किसी को जानना क्या है, ज्ञान है ना। मगर विज्ञान क्या है, तो विज्ञान है उसी ज्ञान का कोई विशिष्ट पहलू। कहने का मतलब विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान। जैसे सर मैं गाड़ी के बारे में जानता हूं, ये तो ज्ञान है, मगर उसे गाड़ी में इंजन में पिस्टन में किस मटेरियल से बना है, उस मटेरियल के बारे में मेरे स्पेशलाइजेशन है। समझ में आ गई बात ना। अर्थात उस पूरे इतने बड़े गाड़ी में से आप किसी विशेष चीज के बारे में अध्ययन किए हुए हैं, तो आप क्या है, विज्ञान हासिल किए हैं। जैसे डॉक्टर होता है कि नहीं होता है, कैसे डॉक्टर होता है भाई बताइए, हड्डी का डॉक्टर अलग है ना, तो हड्डी का विशेष ज्ञान उसको। एमबीबीएस तो वो भी है, आपके पूरे बॉडी के बारे में जानता है, मैं उससे विशेष ज्ञान किसका हासिल किया है, हड्डी का, इसलिए क्या कहलाता है, हड्डी का डॉक्टर। कोई किडनी का किया तो किडनी का डॉक्टर, कोई लंग्स का किया तो फेफड़े का डॉक्टर, कोई आंख का किया तो आई डॉक्टर, कोई नाक कान का किया तो नोज डॉक्टर। समझ में आ रहा है बात ना, यस। कोई दांत का किया तो डेंटिस्ट। इसलिए भैया जब आप किसी चीज के बारे में ओवरऑल ऊपर जानते हैं तो वो ज्ञान कहलाता है। मतलब उसके किसी एक विशेष पहलू, किसी एक विशिष्ट पहलू को पकड़ के आप ज्ञान हासिल करते हैं, तो वो कहलाता है विज्ञान। अंतर समझ में आया ज्ञान विज्ञान का। तो पहले ज्ञान क्या होता है मैंने बताया, फिर विज्ञान क्या होता है मैंने बताया। अर्थात विज्ञान का मतलब क्या है, किसी भी विशेष चीज के बारे में जानना। अब देखिए, विज्ञान किसी भी विशिष्ट या विशेष चीज को जानना, तो किस विशेष चीज को जान रहा है, मन के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना। क्या बोल रहे हैं, मन के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना। तो विज्ञान का अर्थ होता है अध्ययन करना, टू स्टडी अबाउट, या ज्ञान प्राप्त करना, टू नो अबाउट। क्लियर हो गई बात ना, यस। तो विज्ञान का मतलब है किसी चीज के बारे में पढ़ना, किसी चीज के बारे में अध्ययन करना। तो किसका अध्ययन कर रहे हैं, मन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो अब मुद्दा तो मन के बारे में जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो मनोविज्ञान हो गया। मगर यह मन क्या है, तो जब इतिहास के क्रम में शुरू मनोविज्ञान एक शब्द के रूप में बाहर आने लग गया, तो पहले मनोविज्ञान में मन का मतलब निकाला गया आत्मा। क्या निकल गया, आत्मा। अर्थात आत्मा का विशेष ज्ञान ही या आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है, मन विज्ञान है या मनोविज्ञान। अर्थात मनोविज्ञान में शुरुआती दौर पे किस चीज का अध्ययन किया जाता था, आत्मा का अध्ययन किया जाता था। किसका, इसी क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है कि प्रारंभिक अवस्था में मनोविज्ञान में किस चीज का अध्ययन करते थे, तो किसका अध्ययन करते थे, आत्मा का। ठीक हो गई बात ना। अब इनसे बहुत लोग भैया इसको काटेंगे आने वाले समय पे, बोली मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो आगे ना समय बोले अरे भाई आज तक तुम आत्मा देखे हो क्या, जो चीज तुम ना देखे हो, जो चीज तुम ना सुने हो, ना पकड़े हो, ना महसूस किए हो, उस चीज का अध्ययन कैसे करोगे आप। जैसे मैं आपको बोलूं, जाओ यार भैया इस रूम की लंबाई नापो, आप नाप लोगे। मैं बोलूंगा इस हवा की लंबाई नापो, कौन सा हवा सर,
कितना हुआ सर, कहाँ का हुआ सर, हवा दिख ही नहीं रहे। क्लियर हो गई बात ना। यस, वैसे ही आपने इसको भी कटाक्ष करने लग गए लोग कि सर आत्मा का विज्ञान हमको पढ़ना है, आत्मा का अध्ययन करें। तो आत्मा कहाँ है जिसका अध्ययन करें? आत्मा तो हमको दिखता ही नहीं है, आत्मा तो पहलू नहीं जिसको हम पकड़ सके, देख सके, छू सके, महसूस सके, तो अध्ययन कैसे करें? इसलिए इस बात को काट दिया गया, और जब काटा गया तो फिर मन का मतलब आत्मा से हट करके क्या हो गया? मन ही हो गया। क्या हो गया? मन। क्या हो गया? मन। अब ये मन वही वाला मन है भैया आपका, जो विचारों को लेकर के आपके अंदर उद्भव होता है। तो फिर इस पे बात आया कि ठीक, मनोविज्ञान में अब हम किसका अध्ययन करेंगे? पहले आत्मा का करते थे, आत्मा भी नहीं पकड़ पाता है, चलो मन पे हम आ जाते हैं। अब मन का अध्ययन हम करना चालू करते हैं। तो मन का विज्ञान से मतलब क्या है? तो मन के विज्ञान से मतलब है भैया जो मन में हमारे आ रहे इमोशंस है ना, कि उसके इमोशंस का अध्ययन करना। तो इमोशन तो चुटकियों चुटकियों में बदल जाते हैं ना, बदल जाता है, बदल जाता है। हाँ सर, चुटकी चुटकी में इमोशन बदल जाता है। अभी मेरा मन करता चल खा के आता हूँ, फिर यार चल 2 मिनट बाद जाऊंगा, मन तुरंत बदलता है। तो जो चीज स्थिर ही नहीं है उसका अध्ययन कैसे करेंगे आप? तो बाद में फिर मन का विज्ञान बना था, मगर उस मन के विज्ञान से भी इसको कैंसिल कर दिया है। मन का मतलब यह माइंड है ना, याद रखना, आपके माइंड में जो विचार उठते हैं उनका बात कर रहे हैं। ठीक हो गई बात। अब मन से हटा तो फिर किसमें आ गया? चेतना। किसमें आ गया? चेतना या कॉन्शियसनेस। अब चेतना या कॉन्शियसनेस क्या है? तो आप चेतन अवस्था में ही हैं जब आप सुबह उठते हैं ना नींद से, उस आप जो भी कर रहे हैं रात के सोने नींद में जाने से पहले तक और सुबह उठने के बाद आप जो भी कर रहे हैं, नहाना धोना, घूमना फिरना, खाना खेलना, पढ़ना लिखना, सब आपकी चेतन अवस्था है। तो इन सब चीज का अध्ययन करना, क्लियर हो गया, आपकी चेतन अवस्थाओं का अध्ययन करना। तो ये तो बहुत व्यापक हो जाएगा, इसमें तो हम बहुत सारी चीज करते हैं। तो किसी एक विज्ञान का मतलब क्या है? किसी विशेष चीज का अध्ययन करना। इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हम कैसे अध्ययन करेंगे? तो बाद में फिर चेतना के अध्ययन से भी इसका मन हटा दिया गया, और लास्ट में फिर वर्तमान समय में हम मनोविज्ञान जिस चीज का अध्ययन करते हैं वो क्या है? व्यवहार का अध्ययन। अब बोला कि हाँ सर, व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। कैसे? अगर आप सब में से किस दो तीनों हैं मान लीजिए, या चारों मान लो, अब जितने 50 लोग मान लो, मैं सबको एक एक झपड़ मारूंगा तो सबको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मतलब सब एक जैसा बिहेव करेंगे, गुस्सा वाला करेंगे नहीं करेंगे? तो बोले हाँ सर, ये एक जैसा आपके सबके सब रिएक्ट करते हैं। सब अपने बच्चे को देख करके ममता आता कि नहीं आता? ममता का मन में, यस, माँ के मन में ममता आता है, यस सर। इसका मतलब हाँ, व्यवहार एक स्थिर चीज है एक स्तर पर, क्योंकि व्यवहार को हम फ्लक्चुएट कर सकते हैं, है ना। किसी को गुस्सा दिला सकते हैं, किसी को भी शांत कर सकते हैं। तो व्यवहार एक ऐसा चीज है जिस पर हम अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि व्यवहार हमको दिखता भी है कि कौन कैसे व्यवहार कर रहा है, हमको महसूस भी होता है वो। क्लियर हो गई बात ना। तो व्यवहार हमको दिखता भी है, महसूस भी होता है, वो स्थिर भी है, उसको बदला भी जा सकता है, उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। अर्थात वर्तमान में मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? तो व्यवहार का अध्ययन करना है। तो मनोविज्ञान का वर्तमान में अर्थ क्या है? व्यवहार का अध्ययन करना। क्लियर हो गई बात ना। अब इसी लाइन को पूछता है तो बोलना आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। पूछेगा भैया मनोविज्ञान में प्रारंभ में किस विषय से लेकर के वर्तमान तक किस विषय तक का अध्ययन किया जाता था? तो पहले आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। तो प्राचीन काल में आत्मा और वर्तमान में व्यवहार। तो वर्तमान में अब आप बताइए मनोविज्ञान में किसका अध्ययन हम करेंगे? व्यवहार का अध्ययन। किसका अध्ययन? व्यवहार का। अब देखिए मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? आपका व्यवहार तो दिखता है ना, अगर वैसे कर रहे हैं आंख बाएं तरफ आंख कर रहे हैं, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब आपको भी आंख का मोशन देकर समझिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप ऐसे कि आंख नीचे की आपका आंख देख के बता देगा आप कुछ चीज सोच रहे हैं, मतलब आप बात पलटना चाह रहे हैं, वास्तविक सच्चाई छुपा रहे हैं। इसका मतलब क्या वो आपके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं? यस। इस वर्तमान में मनोविज्ञान में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मन से तात्पर्य यहाँ व्यवहार है, और विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है? मनोविज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान है। क्लियर हो गई बात है इतना? तो वर्तमान में मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करोगे? व्यवहार का अध्ययन करोगे। ठीक हो गई बात? यस। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ, कंटेंट छोड़ूंगा कोई नहीं, मगर जो कहानियां होती हैं जुड़ी हुई इसके इतिहास से उनको कम कर रहा हूँ, है ना। फैक्ट्स पे आपको बात करूँ, एग्जाम फैक्ट्स आएंगे, मगर इसको वृहद स्तर पे समझना होगा पूरा खुल करके एक एक चीज। तो भैया मेरा ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना क्लास, ऑनलाइन ऐप में पढ़ा हुआ है, ऐसे ऑफलाइन पढ़ाया हूँ 50-100 बच्चों को, वो वाला क्लास आप देख लेना। उसमें एक एक शब्द को पूरा डील किया है, जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ विज्ञान क्या है, फिर विज्ञान क्या है, वहाँ और उसको अच्छे से एलिबोरेट किए हैं। ठीक है, तो आगे आपके हमेशा काम आएगा, वो ध्यान रखना। तो हो गया इतना। तो बताइए मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है? व्यवहार से जुड़ा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। क्लियर हो गई बात ना? यस। अब इसी मनोविज्ञान के आगे आप लगा दीजिए बाल। क्या लगा दीजिए? बाल या चाइल्ड। इसका मतलब बाल, चाइल्ड का मतलब है गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक के बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है?
बाल मनोविज्ञान है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि रियल में सर हम बाल मनोविज्ञान पढ़ते क्या हैं? तो गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक के बालक जैसे बिहेव करते हैं उसके व्यवहार का ही हम इसमें अध्ययन करते हैं बाल मनोविज्ञान में। समझ में आ गई बात नहीं है? यस, आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं यहीं से कुछ क्वेश्चन आप बनता है जनक और पितामह। तो पूछेगा आपसे मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है भैया? विल्हेम वुंड। कौन है? विल्हेम वुंड। ये आपको चेहरा दिख रहा है यहाँ पर, क्लियर हो गई बात? एक नंबर 50 आप लोग, मतलब ऐसा 50 मार्केट मिलेगा नहीं आपको, एकदम टॉप लेवल का काम किया गया है, पूरा फुल है ना। बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का अगला शब्द क्या आता है? बाल मनोविज्ञान, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, है ना, कि बाल मनोविज्ञान पूछना है आपके सिलेबस का हिस्सा। तो बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो क्या बोलेंगे? जीन पियागेट। कौन है? जीन पियागेट। क्यों ये बाल मनोविज्ञान के जनक है? इसका पीछे कहानी बताया था मैंने, फिर बता देता हूं। क्योंकि इन्होंने अपने ही बालकों पर, अपने ही बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया था, इस वजह से इनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, जीन पियाजेट को। ये पियाजेट या पियागेट लिखे रहेगा। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान शब्द ध्यान देना एग्जाम में। मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक विल्हेम वुंड। इसको विल्हेम भी लिखता है और विलियम भी लिखता है ना। विलियम लिखे तो कंफ्यूज मत होना, विलियम बोले चाहे विल्हेम बोले, आंसर वही है। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? विल्हेम वुंड। और मनोविज्ञान क्या बाल लगा दे, तो बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजेट। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसका अध्ययन किया था? अपने ही बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया था। और अगर शिक्षा मनोविज्ञान, जो उसका आपका पहला टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, कि भैया बाल मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके जो नॉलेज मिल गए हमें, उस नॉलेज के आधार पे हम शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के व्यवहार को समझें और उनको उस हिसाब से हम गाइड करें। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो ये क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड ली थार्नडाइक। कौन है? एडवर्ड ली थार्नडाइक। क्लियर हो गई ये बात ना? यस। तो बताइए मनोविज्ञान के जनक कौन है? विल्हेम वुंड। बाल मनोविज्ञान के, शिक्षा विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के, हाँ, मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यस। बालक में क्या, कहां से कहां तक लिया जाता है? गर्भावस्था से बाल्यावस्था। अब यहाँ एक और, मैं बोला ना बहुत सारी चीज है, कितना पढ़ाऊं, क्योंकि मेरे फास्ट पढ़ाना आता नहीं है, मगर फिर बता रहा हूँ। मेरा मन कर बता बता, मगर उतना मैं रिवीजन नहीं करवा पाऊंगा, फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ ज्वाइन कर लेना अगर करना होगा तो, क्योंकि बहुत मतलब नॉलेज बढ़ जाएगा आपको बहुत अलग लेवल पे। देखिए बाल्यावस्था बोला हूँ मैं, गर्भावस्था से बाल्यावस्था बालक का मतलब मैंने बोला है, थोड़ा बता दे रहा हूँ चलो। तो इसमें बाल्य गर्भावस्था, जब बच्चा गर्भ में है तो उसके व्यवहार का कैसे अध्ययन करेंगे? सर तो गर्भ में है सर, उसका तो कोई व्यवहार ही नहीं है। गलत सोच। अगर हम बोलते हैं कि सर हम गर्भावस्था के बालक जब जन्म ले लिया तब तो उसके व्यवहार का अध्ययन करोगे ना आप। क्या सर बालक को भूख लगता है तो वाया वाया रोता है, और सर जो पेट के अंदर है तो सर उस समय उसके व्यवहार का अध्ययन क्या कर सकते हैं? अरे भाई, आप व्यवहार का अध्ययन नहीं, आप उसका व्यवहार ही डिसाइड कर सकते हैं। इसका मतलब जब आप फादर बने, मदर बने, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका बच्चा कैसा होना चाहिए पैदा होने के बाद, वो आप पहले डिसाइड कर सकते हो, पहले पूरा प्रोग्रामिंग कर सकते हो, पहले पूरा कोडिंग कर सकते हो, मगर कंप्यूटर में बैठ के नहीं, पूरा शास्त्र जान करके, है ना, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं गर्भशास्त्र। ठीक है ना, गर्भशास्त्र के बारे में हम जानेंगे तब। अब सर कैसे? तो याद कीजिए, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु थे। अभिमन्यु जब गर्भ में थे, कहानी सुनूंगा ना, हमारा शास्त्र शुरू से बता रहा है, अर्जुन जब पेट में थे, गर्भ थे अपनी माता के, तो उस समय भैया चक्रव्यूह भेदना सिखा रहे थे अर्जुन जी। चक्रव्यूह कैसे तोड़ते हैं कहानी सुना रहे थे, चक्रव्यूह तोड़ के कैसे अंदर जाते हैं। तो अभिमन्यु पेट में थे फिर भी वो कहानी सुन लिए थे, और जब तोड़ना बता, तोड़ के निकलते कैसे बताने वाले थे, तो सो गई थी माता, तो बच्चा भी सो गया था। इसका मतलब क्या है? आज जो उस समय बताया गया था, आज साइंटिफिकली उसको प्रूव किए आज लोग, आज इतना हम पीछे हो गए साइंस में, आज उसको साइंटिफिकली प्रूफ कर दिया गया है कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो बच्चा तीसरे महीने के पश्चात से उसी समय से अपना लैंग्वेज पहचान जाता है। इसका मतलब बाहर माता पिता क्या बात कर रहे हैं, बच्चा 3 महीने की उम्र से, बच्चा पेट में 3 महीने का है तब से अपने माता पिता का लैंग्वेज वो जानता है। हमको लगता है पैदा वहाँ कर रहा, नहीं, उसका लैंग्वेज आता है, उसके माउथ की मसल्स इतनी डेवलप नहीं हुई रहती कि प्रॉपर उस लैंग्वेज को बोल सके, उसको हर एक लैंग्वेज समझ में आता है। तो आप जो बाहर बात कर रहे हैं उसको सब पता है 3 महीने की उम्र से अपने गर्भ में ही। इसीलिए भैया जब बोलते हैं वो सब जो आप बोल रहे हैं वो सुन रहा है, जो माँ देख रही है वो देख रहा है, जो सेंट नाक से जा रहा है वो सेंट वो महसूस कर रहा है, जो स्पर्श उनको हो रहा है, दर्द चीटी वीटी वो उनको महसूस हो रहा है, जो उसके सर, माता के सर में टेंशन है, दर्द है, तकलीफ है, टेंशन है, डिप्रेशन है, सब बच्चे को महसूस हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसीलिए हमारे संस्कृति में बोलते हैं कि अरे तू माँ बनने वाली खुश रहा कर, मस्त खाया पिया कर,
मस्त हेल्दी रहकर, अच्छा अच्छा भक्ति गीत सुनाकर, अच्छा अच्छा चीज पढ़ा कर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों? इसीलिए क्योंकि हमारी संस्कृति में शुरू से बता दिया गया है कि बच्चा जब पेट में है तब से ही आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं कि उसको कैसे बनाना है, पैदा होने के बाद उसका व्यवहार कैसे हो और सब नेचर कैसा हो। और हम सब मूर्ख थे जो हमारी संस्कृति से हम तो दूर हो गए। और आज जब वैज्ञानिक लोग, विदेश का कोई आदमी बोलता है तो हमको यकीन हो जाता है। तो अब जाके वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं कि हाँ बच्चा पेट से सब चीज सीखता है। सुना की बात? इसका मतलब जब आप कभी माता पिता बने तो आप उस समय से अपने भैया वाइफ को उस तरीके से केयर कीजिएगा। ये बहुत जरूरी है। आपको जिस तरीके का बच्चा चाहिए उस तरीके से आपको अपने वाइफ को केयर करना होगा। वो अच्छा चीज ही पढ़े, वो अच्छा संगीत ही सुने, मधुर संगीत, भक्ति संगीत। क्लियर हो गई बात ना? अच्छा वहाँ भैया सेंटेड माहौल हो, फूल वूल लगाइए घर के आसपास, बगीचे में नहीं ग्रीनरी लगाइए, पूरा हरा भरा सा माहौल दिखे उसको। ठीक है बात ना? उसको भाई पूजा पाठ का मन लगाइए, उनको शास्त्र पढ़ने दीजिए, उनको समझ की बात? हाँ, उससे उनको भैया कोई दर्द वर्द मार वार चोट वोट नहीं लगना चाहिए, वो बच्चे को भी एहसास होता है, मतलब हर तरीके से। यहाँ तक कि अब ये सोच लो कि हमारे यहाँ जब ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो जो माता प्रेग्नेंट होती है उसको घर से बाहर निकलने से मना कर देते हैं। और आपको और नहीं पता होगा, बोलते हैं कि गर्भ जब आप गर्भ धारण है और जब उसमें सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है तब परसूल है, तो परसूल जिसमें सब्जी काटा जाता है, तो उस परसूल में सब्जी काटने मना कर देते हैं क्योंकि लोहा मैग्नेटिक फील्ड है, उससे ग्रहण से जो एनर्जी आ रही है उतना दूर छब रोक लेगा लोहा, बाकी साइड से एनर्जी आएगी तो बच्चे में दाग पड़ जाता है। हमारा साइंस इतना डेवलप है, हमारी संस्कृति का साइंस, समझ आ रहा है बात ना? यस। इसलिए सब बच्चे, कई बड़े बड़े जब माता पिता को पता हो उनको, जब प्रेग्नेंट होती है तो उससे परसूल से सब्जी नहीं कटवाते हैं जब जिस दिन चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है। सुनवा गई बात ना? यस। इसका मतलब हाँ, सही बात है कि बच्चे का व्यवहार गर्भावस्था से ही आप डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए वहां गर्भावस्था लिखा है। मतलब जन्म से पहले से उसका हर एक चीज आप डिसाइड कर सकते हैं, आप उसको कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ब्रिलियंट माइंड का बनाना है, कैसे बनाना है, गधा बनाना है, ढपुर बनाना है, शांत मन का बनाना है, गुस्सा बनाना है, सब चीज उस समय, उस 9 महीने से 3 महीने पहले तक याद रखना। उस 9 महीने जब गर्भधारण होने वाला है, या जब आप बेबी प्लान कर रहे हैं, या जब आप शादी कर लिए, तब से लेकर के बच्चा होने तक आपको ये चीज को मेंटेन रखना होगा कि आपको कैसा बेबी चाहिए। वैसे ही आपको अपनी पत्नी के साथ बिहेव करना चाहिए, वैसे पत्नी को भी खुद के साथ बिहेव करना चाहिए। अगर लड़की भी खुद टेंशन ले रही है, डिप्रेशन ले रही है, चिड़चिड़ा रही है, बच्चा ऑटोमेटिक वैसे होगा। इसलिए आप देखेंगे कभी भी कि बड़े बड़े जो फिल्म स्टार होते हैं, रईस रईस दिखते हैं ना आपको, उनके बच्चे दिखते हैं एकदम सुंदर सुंदर गोल मोटल पैदा होते हैं, और होते धोते नहीं, ऐसे रहते हैं, मस्त दिखते हैं। विदेशियों बच्चे जो यूट्यूब यूट्यूब में रील्स में दिखाई देते हैं, हंसते रहते हैं, मस्ती करते हैं, क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन टेंशन लेते ही नहीं है। टेंशन डिप्रेशन कौन लेते हैं? हमारे बच्चे, मध्यम वर्गीय बच्चे। इसलिए हमारे बच्चे पैदा होते हैं बस रोते रहते हैं, है कि नहीं ये बात? यस। तो आप कभी गौर कीजिएगा, जो संपन्न परिवार उसके बच्चे जो बचपन से हंसमुख रहेंगे, हंसते रहेंगे, गोल मोटोल रहेंगे, हंसते रहेंगे बस। और वहीं आप देखेंगे दूसरी तरफ एक बच्चा कोई गरीब घर में जन्म लेगा तो आप देखेंगे उसको, एक्सेप्शनल केस छोड़ के, अपवाद छोड़ के, नॉर्मल आप देखेंगे वो चिड़चिड़ाएगा, रोएगा बहुत ज्यादा। कभी भी गौर करके देखिएगा। समझ में आ रहा बात? इसका मतलब हाँ, आप प्रोग्राम कर सकते हैं आपके होने वाला बच्चा, आपका होने वाला संतति कैसा होना चाहिए। ब्रिलियंट माइंड का, एकदम साइंटिफिक माइंड का, कितना इंटेलिजेंट होना चाहिए, सब चीज पहले से डिसाइड हो जाता है। और ये बात और बता दे रहे हैं, 6 वर्ष की उम्र तक बच्चे के दिमाग का 70% हिस्सा डेवलप हो जाता है। कितना परसेंट? 70%। इसका मतलब अरे बच्चा है अभी, छोड़, इस पर क्या ध्यान देंगे, बड़ा होगा तब इसको देखेंगे क्या बनाना है। मूर्ख हैं हम। बच्चा गर्भ में है तब से लेके आने वाले 6 साल या मेजरली उस 10 साल तक अगर आप बहुत अच्छे से संभाल दिए तो आगे बच्चा क्या बनेगा वो ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाता है। इसका मतलब जब आपको पेरेंटिंग करना हो तो बच्चा छोटा करके छोड़ना नहीं है, उसी समय बच्चे को भाई सबसे ज्यादा केयर की, सबसे ज्यादा गाइडेंस की, सबसे ज्यादा उसके इंटरेस्ट जगाने की बात होती है। इसीलिए आप देखिएगा कोई कोई प्रोग्राम होता है जहाँ आता है 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, और पूरा पूरा रामायण सुना चल जाता है, पूरा पूरा हनुमान चालीसा सुन चल जाता है, पूरा कैलकुलेशन मुंह पे बता देता है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे से दुनिया के सभी देश का नाम बता देते हैं। क्या? क्यों? कि उसके पेरेंट्स ने बचपन से उसको गाइडेंस दिया। क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं 0 से 6 साल की उम्र तक। उनके दिमाग का सर्वाधिक सीखने का क्षमता 0 से 6 साल ही होता है। समझ में आ गई बात ना? यस। क्योंकि बच्चा जब पैदा हुआ तो कच्ची मिट्टी का है ना, वो अब जैसा डालेंगे वैसा बनेगा, मटका बनाएंगे मटका, घड़ा बनाएंगे घड़ा। क्लियर हो गई बात? यस। इसलिए पूरा पेरेंटिंग उस शुरुआती 6 साल पर डिपेंड करता है, और जन्म लेने से पहले। ठीक हो गया बात? इसलिए वहां एक शब्द लिखा है गर्भावस्था। मैं बोला ना कि जरूर जाके देखना एक बार, अगर होगे कभी तो आपको अलग लेवल पे। ये हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि विल्हेम वुंड किस देश के थे, तो जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के। याद और रखना, क्वेश्चन एक पूछे आपको बाल मनोविज्ञान में कि संरचनावाद के जनक कौन है? क्या? संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। तो संरचनावाद के जनक कौन है? विल्हेम वुंड। क्योंकि इन्होंने ही उसको व्यवहारिकता से जुड़ा। किसको? मनोविज्ञान को। कैसे सर? क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे विल्हेम वुंड जिन्होंने लेबोरेटरी बनाया, अर्थात प्रयोगात्मक। लैब में क्या होता है? प्रयोग। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तब भी आंसर क्या होगा? विल्हेम वुंड।
प्रयोगात्मक, क्योंकि लैब में क्या होता है प्रयोग, तो पहला लैब किसने बनाया, मनोविज्ञान का फर्स्ट लैब विल्हेम वुंड। कहाँ बनाया, जर्मनी के लिप्जिग शहर में। कहाँ, जर्मनी के लिप में होटल लिप्जिग, कहाँ पे, जर्मनी के लिप्जिग शहर में बनाया। और इसीलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का भी जनक बोलते हैं और संरचनात्मक मनोविज्ञान का भी जनक बोलते हैं, या संरचनावाद का जनक भी बोलते हैं। ठीक हो गई बात ना, यस। आगे बढ़ते हैं, जीन पियागेट, ये कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड। ठीक हो गई बात, जीन का पियागेट कहाँ के थे, जीन स्विच, क्या बोलेंगे, जीन स्विट्जरलैंड। और अगला भाई कौन है, एडवर्ड लिथांडाइक, कहाँ के थे, यूएसए के थे। कहाँ के थे, यूएसए के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बाल मनोविज्ञान में। तो बाल मनोविज्ञान जब आप देखेंगे तो आपका जो सिलेबस है यहां से चालू होता है। आपके सिलेबस में क्लियर भैया 5 टॉपिक लिखे हैं हमारे, 5 नहीं कितने टॉपिक है, 10 टॉपिक है। देख रहे हो तो 5 दिख रहे हैं आपको, बस इसके अंदर 10 टॉपिक है। क्योंकि इसमें पहला क्या दिया है, पहला टॉपिक क्या है आपका, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। दूसरा क्या आपका, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा। तीसरा क्या है, समावेशी शिक्षा। चौथा क्या है, सृजनात्मकता एवं व्यक्तिगत भिन्नता। पांचवा क्या है, निर्देशन एवं परामर्श। अब इसमें बेटा पूरा 10 वीक के टॉपिक कैसे हैं, क्योंकि इसमें शिक्षा एक अलग टॉपिक है, मनोविज्ञान एक अलग टॉपिक है, और शिक्षा मनोविज्ञान जोड़ के एक अलग टॉपिक है। कि मनोविज्ञान के प्रिंसिपल्स का, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करना क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। क्लियर हो गई बात, यस। आते हैं बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा। तो इसमें बुद्धि की अवधारणा एक अलग टॉपिक है और व्यक्तित्व, बुद्धि की अवधारणा अलग टॉपिक है और व्यक्तित्व की अवधारणा एक अलग टॉपिक है। ठीक हो गई बात ना, यस सर। अगला है समावेशी शिक्षा, ये एक सिंगल टॉपिक है, इंक्लूसिव एडुकेशन। ठीक, फिर उसका आते हैं सृजनात्मक एवं व्यक्तिगत भिन्नता। तो सृजनात्मक भिन्नता अलग है, व्यक्तिगत भिन्नता अलग टॉपिक है। ठीक, दोनों को मिला के एक में डाल दिया है आपके एग्जामिनर ने। फिर है निर्देशन, एक अलग टॉपिक है, गाइडेंस और परामर्श काउंसलिंग एक अलग टॉपिक है। समझ में आ गई बात। इस तरीके से भैया जब आप देखेंगे ध्यान से तो रियल मायने में दिखते भले हैं 5 टॉपिक, रियल में इसमें 10 टॉपिक है। कितने टॉपिक है, 10 टॉपिक। समझ में आ गई बात ना, यस। अब इसमें पहला टॉपिक आपका क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान एडुकेशन साइकोलॉजी। क्या है पहला टॉपिक, शिक्षा मनोविज्ञान एडुकेशन साइकोलॉजी, यस। अब बताइए, ज्ञान का मतलब क्या होता है, किस चीज के बारे में जानना। विज्ञान का मतलब क्या होता है, किसी विशिष्ट हिस्से के बारे में जानना। मनोविज्ञान मतलब मन के विशिष्ट हिस्से के बारे में जानना। मन का मतलब क्या है, व्यवहार, तो व्यवहार के बारे में विशेष रूप से जानना। व्यवहार के बारे में विशेष रूप से जानना। किससे जुड़ा हुआ व्यवहार, तो शिक्षा से जुड़ा व्यवहार के बारे में विशेष रूप से जानना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या क्या शब्द का मतलब पता चला, वी से क्या अंतर आता है, ज्ञान से क्या अंतर आता है, शिक्षा से क्या मतलब है, मन से क्या मतलब पता चल गया ना, यस। तो शिक्षा से जुड़े व्यवहार का विशिष्ट अध्ययन करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो बता देंगे पूछेगा तो ये, यस। अब आते हैं शिक्षा क्या है, तो सर हम मनोविज्ञान में मन का मतलब जानते हैं, वी का मतलब जानते हैं, ज्ञान का मतलब जानते हैं, मनोविज्ञान जानते हैं, शिक्षा के बारे में तो आप नहीं जानते। तो शिक्षा के बारे में ये बताते हैं, शिक्षा जिसको इंग्लिश में एडुकेशन बोलते हैं, शिक्षा को ध्यान रखेंगे। शिक्षा जो है इंग्लिश में, जो एडुकेशन है, एडुकेशन, एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम से लिया गया है। तो जो एडुकेशन शब्द है ये किससे लिया गया है, लैटिन भाषा के एजुकेटम से। किससे लिया गया है, लैटिन भाषा के एजुकेटम से लिया गया है। किससे लिया गया बोलिए, लैटिन भाषा के एजुकेटम से। पूछा वो प्रश्न है, हाँ, कि एडुकेशन जो शब्द है वो किससे लिया गया बोलेगा तो लैटिन भाषा के एजुकेटम से। क्लियर हो गई बात ना, तो ये पहला क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन, एजुकेटर में ए धन ड्यूको, जो एजुकेटम ये किससे मिलकर बना है, तो ए धन ड्यूको किससे मिलकर बना है, ए धन ड्यूको से मिलकर के बना है। किससे मिलकर बना है बताइए, ए धन ड्यूको से। जहां ए का मतलब क्या है, अंदर, ए का मतलब क्या है, अंदर, ड्यूको का मतलब क्या है, आगे बढ़ना। इसका मतलब, इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो अंदर की ओर आगे बढ़ना या अंदर से आगे बढ़ाना। क्या है इसका मतलब बताइए, अंदर से आगे बढ़ाना। क्या बोल रहे हैं, अंदर से आगे बढ़ाना। अब क्या चीज अंदर है और किस चीज को आगे बढ़ाना है और कहां से किस चीज के अंदर से आगे बढ़ाना है, इसको समझ लीजिए। भैया बोल रहा है कि जो बच्चा जन्म लिया है, बाल मनोविज्ञान जो बालक है जो जन्म लिया है, जिसको आप शिक्षा पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, जिसको आप शिक्षा ग्रहण करने भेज रहे हैं, तो जो बालक है जो जन्म लिया है, उस बालक के अंदर सारी क्षमताएं पहले से विद्यमान है। क्या बोल रहा है, जो बालक जन्म लिया है उसके अंदर सारी क्षमताएं पहले से हैं। अब ये डिपेंड करता है कि भैया आपने उसको कैसी शिक्षा दी है, क्योंकि शिक्षा का मतलब ही क्या है, उसके अंदर तो सारी क्षमताएं हैं। अब शिक्षा उसके अंदर जो क्षमता है उन अंदर वाली क्षमताओं को बाहर लेकर के आना, अंदर की क्षमताओं को आगे बढ़ाना। तो शिक्षा वो चीज है जो उस बच्चे के अंदर जितनी क्षमताएं हैं उसमें से कितनी क्षमताओं को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कोई बच्चा हो गया,
मैंने उसके अंदर देखा कि यार म्यूजिक, इसको म्यूजिक सिखाऊंगा, मैंने उसके अंदर से म्यूजिक बजाने की क्षमता बाहर निकाली तो बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन गया। मैंने उसको अंदर भैया मैंने देखा कि बहुत अच्छा भैया वो है, हाँ गिटारिस्ट है, गिटार बजाना सीखा है, गिटार बहुत गिटारिस्ट बन गया। बहुत अच्छा चित्र बनाता है, चित्रकार बन गया। तो उसके अंदर सारी क्षमताएं हैं। इसका मतलब बच्चा कच्ची मिट्टी का घड़ा है, आप जो चाहो वो बना सकते हो। तो उसके अंदर तो सारी क्षमताएं हैं। आप उसको कैसा ट्रेन कर रहे हैं, आप उसको कैसी शिक्षा दे रहे हैं, आप उसको कैसे गाइड कर रहे हैं, इसी आधार पर तो डिसाइड होगा कि भविष्य में क्या बनेगा। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बात? यस, इसी चीज को बोलते हैं भैया शिक्षा का मतलब क्या है, अंदर से बाहर लाना। किस चीज को बाहर लाना? अंदर की क्षमताओं को बाहर निकालना। और ये अंदर की क्षमता को बाहर जो निकाले वही कौन है निकालने वाला? शिक्षा। वो कौन है? शिक्षा। तो समझ में आ गई बात ना? ये अंदर क्या चीज है? हमारा क्षमता है। उसी को चीज क्या करना है? बाहर लाना है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। तो जो भी बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, इनको शिक्षित करके इनके अंदर की क्षमता को बाहर लाना। आप सबके अंदर क्षमता क्या, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो, मगर भाई एक टीचर आया जो ऊपर पढ़ा है, ऊपर निकल गया, तो आपकी गलती नहीं है, आपकी क्षमता का 2% निकाला। एक टीचर जो आपके अंदर को भी आपको हैवी लग रहा है, टेंशन लग रहा है, बोझी लग रहा है, मत, क्योंकि आपके अंदर का गहराई से 50% निकाल रहा है खींच के, कोई 60% खींच के निकाल रहा है, कोई 70% खींच के निकाल रहा है। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो आपके अंदर जो जो क्षमता है उन सब का विकास करना ही क्या है? शिक्षा है। उन सभी क्षमताओं को बाहर उजागर करना ही क्या है? शिक्षा है। आपके आंतरिक क्षमताओं का बाहर प्रदर्शन करना ही क्या है? शिक्षा है। अब यही बहुत सारे जो मैं बताया शब्द प्रयोग किया, आंतरिक क्षमताओं का बाहर प्रदर्शन करना, बच्चे के अंदर सारी क्षमता पहले से विद्यमान है, यही सब अलग अलग विद्वान लोग इसके परिभाषा के रूप में बोलेंगे, जो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये परिभाषा किसने दिया। ठीक हो गई बात ना? यस। तो याद रखेंगे भैया, जो शिक्षा एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा किससे लिए गए हैं? एजुकेटम से। एजुकेटम किससे मिलकर बना है? ए धन ड्यूको से। ए का मतलब होता है अंदर, ड्यू का मतलब होता है आगे बढ़ाना। तो अंदर से आगे बढ़ाना, अंदर से आगे लाना या अंदर से बाहर लाना। क्या चीज को अंदर से बाहर लाना है? तो बालक की आंतरिक जन्मजात शक्तियों को, बालक के अंदर जो भी जन्मजात शक्ति है उन सभी को बाहर की ओर प्रकट करना या विकसित करना ही क्या है? शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है या एडुकेशन है। क्या है? शिक्षा नहीं, एडुकेशन। इसको शिक्षा मत बोलना, एडुकेशन है। क्या बोलोगे? एडुकेशन। अर्थात किसी व्यक्ति के, किसी बालक के अंदर समाहित उसकी सारी शक्तियों को क्षमताओं को बाहर लाना ही क्या है? एजुकेशन है। ठीक हो गई बात? ये तो हो गया एजुकेशन शब्द का मतलब, क्योंकि हम एजुकेटन देखे थे, एजुकेशन से एजुकेटम, एजुकेशन से ए धंड्यू को, ये लेके हम देख लिए। अब हम आते हैं इंग्लिश का एजुकेशन खत्म, हिंदी के किस पाएंगे? शिक्षा पे। हिंदी किस पाएंगे? शिक्षा। अब हिंदी में जो शिक्षा शब्द है बेटा, ये आपके संस्कृत शब्द शिक्ष धातु से लिए, किस लिए है? संस्कृत धातु शिक्ष धातु से लेके है। और शिक्ष धातु में अ जुड़ता है, अप्रत्यय जुड़ता है, तो शिक्षा बनता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ शिक्ष जो धातु है उसका मतलब क्या है? तो यहाँ शिक्ष धातु का मतलब है सीखना और सिखाना। क्या है? सीखना और सिखाना। इसका मतलब हमारे भारतीय संस्कृति में शिक्षा का मतलब क्या है? तो हमारे का मतलब है सीखना और सिखाना। अर्थात टीचर पहले ज्ञान पढ़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा, जानेगा, सीखेगा, और उस चीज को फिर अपने स्टूडेंट को सिखाएगा। तो भैया जो भी चीज मैं जानता हूँ आपको सिखा रहा हूँ, यही क्या है? शिक्षा है। पढ़ाना इज नॉट शिक्षा, सिखाना इज शिक्षा। याद रखना। तो यहाँ शिक्षा का मतलब क्या है? सीखना और सिखाना। क्या है? सीखना और सिखाना। क्यों? क्योंकि पढ़ना मतलब होता है रीडिंग और सीखना मतलब होता है लर्निंग। सीखा हुआ चीज आदमी कभी नहीं भूलता, पढ़ा हुआ भूल जाता है। होता है कि नहीं होता? जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं। मगर क्या आप बचपन में एक बार साइकिल चलाना सीखे थे, तो आज आपको साइकिल दूंगा तो भूले हो क्या? नहीं। स्पीड भले ना चला जाओ, हाथ छोड़ के भले ना चला पाओ, बचपन जैसे करते थे, पर साइकिल तो चलाना सीख गए हो ना। साइकिल तो आज भी चला लोगे। इसका मतलब आप अगर जीवन को चीज सीख गए हैं तो वो कभी नहीं भूल सकते। और शिक्षा का मतलब ही हर चीज को आप सीखिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो भूलेंगे, याद कर रहे हैं तो भूलेंगे, मगर अगर आप सीख जाते हैं कि कोई चीज कैसे होता है, क्यों होता है, काहे होता है, तब आप याद भी करेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक हो गई बात ना? इसलिए हिंदी के शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा। शिक्ष धातु संस्कृत के शिक्ष धातु से लिए गए, जिसका मतलब होता है शिक्षा का मतलब सीखना या सिखाना। और एजुकेशन उसका मतलब क्या है? बालक के आंतरिक शक्तियों को बाहर लाना। ठीक हो गई बात ना? तो एजुकेशन का अलग मीनिंग, शिक्षा का अलग मीनिंग। सुन में आ रहा है बात ना? यस। जबकि है दोनों एक ही चीज हिंदी इंग्लिश में। तो शिक्षा का तब आप समझ चुके हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने या सिखाने की प्रक्रिया या सीखने सिखाने की क्रिया। ठीक हो गई बात ना? यस। आइए आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षा के अर्थ बहुत सारे हैं, है ना? शिक्षा के अर्थ बहुत सारा है। मैं फिर बोलूंगा कि मेरा पीपीटी बहुत बड़ा है, कितना बड़ा अगर आपको मैं दिखा दूं तो आप हिल जाओगे। उतना सारा नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग। 263 पेज। कितना पेज है? 263 पेज, है ना? अभी हम लोग कितना पेज पढ़े हैं? 2 पेज। तो समझ रहे हो ना? हाँ। तो मेरा कंटेंट जो मैं बनाया हूँ, मार्केट में 10-20 जितने पुस्तक हैं, वेबसाइट्स है, गूगल है, यूट्यूब है, सब जगह से मिला के कंटेंट बना है।
तो ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा नहीं। ऐसे भी आप देखो मार्केट में इतना ऐसा कंटेंट, मैं जो भी कंटेंट पढ़ाता हूँ, शाम को बायोलॉजी पढ़ाऊँ तो वो सब कंटेंट आपको मार्केट में मिलेगा नहीं। एक बुक का ही नहीं कोई मार्केट, मैं सब जगह से छाट छाट करके अपने से बैठ करके बनवाता हूँ। एक एक एरो इसमें लगवाया गया है कि कौन सा एरो कहाँ रहेगा, कौन सा एरो कहाँ हटेगा, किस पे कैसे लगाना है, कैसे निकाल के कहाँ लगवाना है, ताकि हर एक हिस्सा आपको क्वेश्चन बनता है, हर एक क्वेश्चन आपको यहीं पे क्लियर हो जाए। ठीक हो गई बात। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हॉस्टल में 3 अटेम्प्ट देना है, 3 बार एग्जाम होगा, इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार बोलूंगा, एक बार बोल रहा हूँ, ऑनलाइन ज्वाइन करके पढ़ लो इसको। समझ में आ गई बात ना। हर दिन भी इसमें 30 पे 30 वीडियो है, हर दिन 3 वीडियो देखो, 10 दिन में खत्म। 10 दिन से ज्यादा समय, हर दिन 2 वीडियो देखो, 20 दिन में खत्म। ठीक होगी बात ना। यस, 20 दिन से पहले खत्म हो जाएगा। अगर 30 वीडियो तो कितने में खत्म हो जाएगा, 15 दिन में। 2 2 वीडियो देखोगे तो इसको देख लेने एक बार जरूर, क्योंकि 10 नंबर का आपका हिस्सा है ना ये, 10 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है बात ना। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ मगर कवर नहीं हो सकता इससे पूरा 100%, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए एप्लीकेशन में है, जिसको सीरियस है 10 नंबर के लिए पढ़ना है, इस बार लो, अच्छे से पढ़ो। उसमें पीडीएफ भी रहेगा ये वाला पूरा कंप्लीट, तो इस बार पढ़ोगे सीखोगे, पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ से आराम से भी एग्जाम होने के बाद घर बैठ कर नोट्स भी बना ला, ताकि आगे आने वाले भविष्य में जब फिर से दो हॉस्ट ऑर्डर तो आपको टेंशन ना रहे, इससे आपका पूरा काम बन जाएगा। ठीक, तो आपको बुक के लिए, कंटेंट के लिए बुक का जाकर 200 300 बुक लोगे, फिर ये खोजोगे, उसको परेशानी खत्म। इससे लो, पढ़ो वीडियो देख करके, सीखो वीडियो देख करके, और उसको नोट्स से बैठ करके हमसे पढ़ते रहो। ठीक हो गया बात ना। इसलिए ध्यान देना, जिसको भी सीरियस है, क्योंकि 10 नंबर बहुत बड़ा हिस्सा है। 10 नंबर मतलब एग्जाम का 10% है ना, 10 क्वेश्चन लगातार पूरा डिसाइड हो गए यहाँ से। आइए आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा का अर्थ क्या है, आगे होती है। शिक्षा का बहुत सारा अर्थ है। शिक्षा का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, है ना, आपके नॉलेज और ज्ञान को आगे की ओर बढ़ाना, फिर आपके नॉलेज ज्ञान को बाहर निकालना, आपकी क्षमताओं का पोषण करना, आपकी क्षमताओं को विकसित करना, आपकी क्षमताओं को नेतृत्व करना। ठीक होगी बात ना। यस, आंतरिक क्षमताओं का, जन्मजात शक्तियों का, पहले से विद्यमान क्षमताओं का, आंतरिक जन्मजात और पहले से विद्यमान क्षमताओं को विकास करना ही क्या है, शिक्षा है। तो एक परिभाषा ही मिल गया। इन सब से परिभाषा बन के आएगा शिक्षा का अर्थ क्या है। पहले परिभाषा इससे, दूसरा इससे, तीसरा इससे, चौथा इससे, या इसका कोई एक लाइन उठा करके ऐसे देगा आपको। ठीक होगी बात। इसलिए मैं उसको पूरा सीक्वेंस में जमा दिया हूँ। ठीक, यही सब शब्द आपको बोलेगा। आपकी आंतरिक क्षमताओं को आगे बढ़ाना, आपकी आंतरिक क्षमताओं को बाहर निकालना, आपकी आंतरिक क्षमताओं का पोषण करना, आंतरिक क्षमताओं को विकसित करना, आपकी क्षमताओं का नेतृत्व करना, तो ही आपके आंतरिक जन्मजात पूर्व विद्यमान। इसके आगे 3 शब्द लगा देगा, आंतरिक आंतरिक आंतरिक, क्षमता क्षमता क्षमता, या फिर जन्मजात जन्मजात जन्मजात, क्षमता क्षमता क्षमता, पूर्व विद्यमान क्षमता, ये सब लगा के इसके आगे पूछ सकता है। ठीक हो गई बात ना। तो इस तरह से कितने सारे परिभाषा यहीं से बन जाएंगे। ठीक हो गई बात ना। यस, अगला हिस्सा हमारा आता है संकीर्ण या संकुचित अर्थ। इसका छोटा अर्थ क्या है, नैरो मीनिंग। तो हम इसी को बस शिक्षा समझते थे कि शिक्षा क्या है, तो हमको लगता था विद्यालय या स्कूल में किसी निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर सुनियोजित सोउद्देश्य से चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षा है। तो इसका बस छोटा सा अर्थ है कि हम लोग सब इसी दौर से गुजर रहे हैं। आप बचपन में स्कूल एक निश्चित समय पर पहुंचते थे, एक निश्चित स्थान था आपका स्कूल, इस जगह मेरा स्कूल है, उसी निश्चित स्थान पर सुनियोजित भैया सीक्वेंस में बैठ करके पहले KG1 फिर पहली फिर दूसरी, सुनियोजित तरीके से एक उद्देश्य से पूर्ण तरीके से कि पहले इस सिलेबस को खत्म करना है, फिर KG1 का, फिर पहली का, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, एक उद्देश्य तरीके से चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है कि नहीं, क्योंकि पूरे समाज को सब लोगों को बैठा के वहां पे पढ़ाया जा रहा है। तो यह है कि नहीं। यस, तो ये शिक्षा का एकदम संकुचित या छोटा सा अर्थ है। अभी भी देखिए, आप एक निश्चित समय पर दोपहर 3 बजे, हो गई बात ना, निश्चित स्थान, यहाँ पर हमारी इस बिल्डिंग पर आकर के बैठ के एक उद्देश्य से क्या आपका हॉस्टल बनने के लिए अभी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। यस, तो शिक्षा का कैसा अर्थ हुआ, ये संकुचित अर्थ हुआ। क्योंकि भाई ये पढ़ना तो है नहीं, क्या है उसमें सीखना, जीवन पर्यंत के लिए अपनी क्षमताओं का विकास करना। ठीक हो गई बात ना। हाँ, आते उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होता है संकुचित अर्थ का, इसका उद्देश्य है निश्चित पाठ्यक्रम पढ़कर परीक्षा उत्तीर्ण करना। इसलिए हमारे स्कूल में टारगेट क्या रहता है, परीक्षा बस पास हो जाओ भाई, ये टारगेट रहता है ना। हाँ, और यही हमको सबसे ज्यादा बर्बाद कर देता है, क्योंकि छोटा अर्थ है। शुरू से अगर व्यापक अर्थ समझ जाते, माता पिता उस हिसाब से गाइड करते, तो आज हमारी स्थिति और अलग होती। तो देखिए व्यापक अर्थ क्या है, तो व्यापक अर्थ में 2 हिस्से हैं, एक व्यक्तिगत तरीके से हम इसका अर्थ देखेंगे और एक सामाजिक तरीके से हम इसका एक अर्थ देखेंगे। तो व्यक्तिगत तौर पे शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, तो शिक्षा का अर्थ व्यापक रूप में व्यक्तिगत तौर पे है कि अर्जित की हुई नॉलेज, क्या अर्जित की हुई, टू गेन गुड, टू गेन, जिसको आप अर्जन कर सके, मेहनत करके प्राप्त करें, मगर क्या प्राप्त करना है, एक अच्छा नॉलेज, एक अच्छा कौशल, एक अच्छा व्यवहार।
इसका मतलब वही आप कोई चीज़ को बहुत अच्छे से नॉलेज गेन कर लिए, जैसे आपको गाड़ी के इंजन में पूरा चीज़ पता चल गया, कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे, क्लियर हो गई बात, आप इंजीनियर बन गए, कंपनी में आप भैया बनवा रहे हो चीज़। फिर आप एक कौशल गेन कर लिए। कौशल क्या होता है, आप बढ़िया से इंजीनियरिंग वगैरह किए, कंपनी में इंजीनियर बन के इंजीनियरिंग चलाए, वो तो आपको पढ़ाई हो गया, ज्ञान हो गया, नॉलेज। मगर वही आप मैकेनिक बन गए, तो आप खुद पाना पेचकस लेके खोल के बना रहे हो, तो वो क्या है, कौशल या स्किल है। आप खुद भैया वीडियो एडिटिंग कर रहे हो कंप्यूटर में, क्या है, कौशल या स्किल है। आप खुद टाइपिंग कर रहे हो, क्या है, कौशल या स्किल है। तो वो चीज़ आप गेन किए हो। या आपका व्यवहार, कि आपने शिक्षा, अगर आप शिक्षित हैं तो आपका व्यवहार कैसे है। इसलिए हम देखिए कई बार व्यवहार देख के हम क्या बोलते हैं, पूरा अनपढ़ है यार, बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं, बोलते हैं ना हम लोगों को, पूरा अनपढ़ है, एकदम देहाती है, एकदम गंवार है, क्यों बोलते हैं, उसका व्यवहार देख के ही तो। इसका मतलब हम उसका व्यवहार देख करके क्या बोलते हैं उसको, कि कितना पढ़ा लिखा है, किस तरीके से पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है भी कि नहीं, या इसके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पढ़े लिखे ढपोर है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग, यस। इस मतलब शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, व्यक्तिगत तौर पे अर्जित की हुई अच्छा ज्ञान, अच्छा कौशल, अच्छा व्यवहार। अच्छा बहुत जरूरी है, इसलिए गुड लिखा हुआ है, ठीक हो गई बात, यस। अगला आते हैं भैया, सभ्य योग्य नागरिक। और इन सब से आप बनेंगे क्या, भैया आप अच्छा नॉलेज गेन कर लिए हैं, अच्छा भैया आप कौशल गेन कर लिए हैं, अच्छा आपका व्यवहार हो गया है, तो आप अच्छे नॉलेज के आधार पे, अच्छे स्किल के आधार पर अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, अपने घर बार का अच्छे से पालन पोषण करेंगे, सामाजिक समितियों में आप काम करेंगे, चंदा वंदा देंगे, सब चीज देंगे। इस तरीके से जब आप सब चीज अच्छे से करेंगे तो आप क्या बनेंगे, एक अच्छे सभ्य योग्य नागरिक बनेंगे। क्या बनेंगे, एक सभ्य योग्य नागरिक बनेंगे, ठीक हो गई बात ना, यस। तो इसमें कोई एक चीज नहीं होना चाहिए, आपका व्यवहार तो बहुत अच्छा है, मगर आपका कौशल नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आपके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार हो, तो भी आपको भी अच्छा नागरिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप समाज पे बोझ हो, क्योंकि आप समाज में रहे हो, समाज को टैक्स नहीं पटा रहे हो, क्लियर हो गई बात ना। इसलिए आते हैं सोसाइटी या समाज पे, दूसरा सब व्यक्तिगत खत्म, अब आते हैं सोसाइटी या समाज पे। तो सोसाइटी के रूप में शिक्षा का अर्थ क्या है, समाज किस रूप से शिक्षा को समझती है, देखती है, तो देखिए, सतत उस उद्देश्य से चलने वाली प्रक्रिया, मतलब रेगुलर, लगातार उद्देश्य के साथ चलने वाली एक प्रक्रिया है, कौन, शिक्षा, जिसका उद्देश्य होता है जन्मजात अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, ठीक हुई बात ना। अर्थात कैसे सर, तो जब कोई बच्चा एक घर में जन्म लेता है, तो घर में जन्म लेता है तो बच्चे से लेकर के मरते तक हम हर कोई अपने जीवन सीखने के नहीं सीख रहे हैं हर दिन। आप जब भी पिछले क्लास, कल क्लास में आए थे, तो आज क्लास में आए हो, तो ये चीज नया सीखे कि नहीं सीखे, सीखे कि नहीं सीखे नया, यस। इसका मतलब हर दिन आपके ज्ञान में कुछ ना कुछ नया ऐड हो रहा है, हर दिन आप अपने आप का बेटर वर्जन बना रहे हो, हर दिन अपने ज्ञान की दुनिया में कुछ नया ज्ञान ऐड कर रहे हो, तो आप हर दिन पिछले दिन से कुछ अच्छे होते जा रहे हो। वैसे ही यहाँ बोला जा रहा है कि सतत, रेगुलर, तो जो बच्चा जन्म लिया उससे बड़ा होते तक, क्लियर होगी बात, एक उद्देश्य के साथ चलने वाली प्रक्रिया क्या है, सीधे एक उद्देश्य होता है शिक्षा का, जिसका उद्देश्य जन्मजात अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। देखिए, 4 बच्चे जन्म लिए, ठीक हो गई बात ना। अब आपको खुद बताएंगे आप, एक बच्चा जन्म लिया जिसके घर में सब माता पिता दादा दादी सब आईएएस आईपीएस थे, ठीक, तो उसके घर में उसके माता पिता सब वैसे बिहेव कर रहे हैं, जितने रिश्तेदार हैं सब वैसे बिहेव कर रहे हैं, आस पड़ोस के जितने लोग सब वैसे बिहेव कर रहे हैं, तो बच्चे का व्यवहार कैसे बनेगा, बच्चा क्या सीखेगा, वही जैसे उनको देख रहे हैं, है ना। एक दूसरा है भैया, जिस घर में पैदा हुआ वहाँ माता पिता सब संगीत वाले हैं, न्यू म्यूजिक गा रहे हैं, संगीत बजा रहे हैं, तो भाई बच्चे किस में इंटरेस्ट जग जाएगा, ऑटोमेटिक संगीत में जग जाएगा। एक और माता पिता है जो लोग भाई बचपन से नाटक करते हैं, एक्टिंग करते हैं, फिल्म करते हैं, तो उनका बच्चों का इंटरेस्ट जगेगा, एक्टिंग में जग जाएगा। एक और बच्चा है जिसके माता पिता बचपन से दारू पी रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बच्चा कैसा बन जाएगा, जैसे माता पिता है। इसका मतलब समाज कौन है, तो समाज की सबसे छोटी कोई आपका परिवार है, क्लियर हुई बात ना, परिवार, और परिवार की सब छोटी कोई कौन है, माता और पिता है। इसका मतलब बच्चा कैसा बनेगा ये डिपेंड करता है पहले माता पिता पे, फिर उसके परिवार पे, फिर परिवार के उसके आसपास के पड़ोसियों पर, फिर उसके समाज के लोगों पर, फिर उस तहसील, फिर जिला, फिर राज्य, फिर देश, इस पे डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा बनेगा, क्लियर होगी बात ना। तो क्या पूरी समाज ने डिसाइड किया कि नहीं किया कि बच्चा कैसा बनेगा, यस। आप किसी बस्ती में बचपन से पैदा हुए हैं जहाँ बस लड़ाई मारपीट छीना छपटी चोरी चकारी हो रहे हैं, तो बच्चा कैसा बन जाएगा, उसके अंदर तो सारी क्षमता है, आप चाहें तो उसको डॉक्टर बनाइए या चोर, पुलिस बनाइए या चोर, क्लियर होगी बात ना, हाँ। या तो भाई बीमारी का इलाज करने वाला डॉक्टर बनाइए, या बीमारी देने वाला चाकू भोंकने वाला गुंडा बना दीजिए। तो बच्चे के अंदर तो सारी क्षमताएं अंदर में हैं, आप उसको कैसे बनाएंगे किस पे डिपेंड करता है, उसके समाज पर, है ना। और समाज किससे मिलकर बनती है, पहले माता पिता से, फिर परिवार से, फिर आसपास की बस्ती पड़ोस वड़ोस मोहल्ले से, फिर आपके जिला से, फिर राज्य से, फिर आपके पूरे देश से, क्लियर हो गई बात ना, यस। इसलिए भाई यहाँ बोल रहे हैं व्यापक अर्थ में ये है शिक्षा, क्योंकि हम शिक्षा वही नहीं जो हम केवल स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हैं, शिक्षा तो वही है ना जो हम अपने आसपास भी देखते हैं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा किससे सीखते हैं, अपने आसपास के माहौल से।
सुनना की बात, यस। इसलिए भैया इसका व्यापक अर्थ है। फिर जिसका माध्यम क्या होता है, तो इसका माध्यम होता है औपचारिक अनौपचारिक तरीके से। आप कैसे कैसे सीखते हैं हम बचपन से, पत्र पत्रिकाओं देख करके, कैसे तक मैगजीन वैगजीन पेपर पढ़ के आप सीखते हैं क्या क्या हो रहा है समाज में। आप टीवी देखते हैं तो बच्चे जैसा टीवी देखते हैं, रोमांस वोमांस, हीरो हीरोइन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तब तो आज सीख रहे हैं ना हर कोई आदमी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अगर टीवी में गर्लफ्रेंड जैसा शब्द नहीं होता, बॉयफ्रेंड जैसा शब्द नहीं होता, तो क्या आज कोई बच्चा जानता गर्लफ्रेंड भी बनाते हैं? क्या आपके माता पिता के माता पिता जानते थे? नहीं जानते थे, ऐसा शब्द ही नहीं था। तो कहाँ से आया शब्द? पत्र पत्रिकाओं से, कि गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को मरवा दिया, मार दिया, ट्रिपल लव मर्डर केस, ऐसे ही तो सीख रहे हैं। पत्र पत्रिका सीख रहे हैं ना, शाहरुख खान सिगरेट पी रहा है तो शाहरुख खान इतना फेमस हीरो, करोड़पति अरबपति, सिगरेट पीता है, तो लोगों को क्या लगेगा? रईस बना तो सिगरेट पीना पड़ेगा, कूल दिखना है तो सिगरेट पीना पड़ेगा, इसलिए लोग सिगरेट पीना सीख जा रहे हैं। यस, क्योंकि हमारे अंदर बच्चे के अंदर सारी क्षमताएं हैं। बच्चा क्या सीख रहा है? आपका ही बच्चा, कल बता रहा हूँ, अगर आपका बच्चा कल बिगड़ रहा है तो याद रखिएगा कि आपके स्तर पे कोई कमी है। या तो आप में कमी है, माता पिता में, या आपके परिवार सदस्य में कमी है, या आपके आस पड़ोस में कमी है, या आपके समाज में कमी है, जिस माहौल में आप बच्चे को रख रहे हैं, या जहां 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 बच्चा जाता है उसमें से कहीं कमी है। बच्चा तो कच्चा मिट्टी है, उस पर हाथ मत उठाइएगा, ये मूर्खता मत कीजिएगा जब आप पेरेंट्स बने। इसलिए बोले मेरे पढ़ाई कभी भी पढ़ाई से एक लेवल ऊपर रहता है, आपका पूरे जीवन का चीज पढ़ाता हूँ मैं, वास्तविक चीज जिसको आप जीवन में उपयोग ला सके, है ना। क्योंकि आपका जीवन सुधर जाए उससे बड़ा कोई चीज नहीं है। इसलिए अपने बच्चे में भैया हमेशा बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो भाई पत्र पत्रिका सीखता है, टेलीविजन सीखता है, रेडियो से सीखता है, उत्सव जब आपके फेस्टिवल्स आते हैं तो वो सीखता है दीपावली में जाना है, मिठाई खिलाना है, बड़ों को पैर छूना है, आशीर्वाद लेना है, होली में जाना है, रंग लगा के आशीर्वाद लेना है। क्लियर हो गई बात ना? तो भाई उत्सव से भी बहुत कुछ सीखता है, समाज में कैसे मिलजुल के रहना चाहिए, कैसे बच्चे लोग मिलकर गणेश बैठाते हैं, कैसे मिलकर गणेश बैठाना चाहिए। क्लियर हो गई बात ना? तो हर एक चीज से उसको अलग अलग चीज सीखने के लिए मिलता है। इस तरह से पूरा सामाजिक समूहन, समाज में कैसे समूह में हमको रहना चाहिए, मिलके चलो हम ये चंदा ले काटने चलेंगे, मिलके चलो हम गणेश बैठाएंगे, मिलके चलो दुर्गा बैठाएंगे। तो इस तरीके से समझ के चलता है कि समाज में कैसे हमें घुल मिल करके जीना है। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो ये जो सीखा पूरा समाज से, यही क्या है? सामाजिक शिक्षा है, और यही शिक्षा का व्यापक अर्थ है। क्लियर हो गई बात? यस। तो उम्मीद करते हैं आपको शिक्षा, जो केवल शिक्षा मनोविज्ञान में एक शब्द शिक्षा था, उसका पूरा मतलब पता चला। शिक्षा, शिक्ष धातु, सीखना सिखाना, शिक्षा इंग्लिश एजुकेशन, एजुकेशन अंदर से बाहर लाना, वो पता चला। फिर शिक्षा का इतना सारा अर्थ पता चल गया। क्लियर हो गई बात ना? यस। संकुचित अर्थ पता चल गया, व्यापक अर्थ पता चल गया, व्यापक में भी व्यक्तिगत पता चल गया, सामाजिक पता चल गया। क्लियर हो गई बात है? यस। आगे बढ़ते हैं अब। अगला है शिक्षा या एडुकेशन। तो देखिए ये बोलते हैं मानव कुछ जन्मजात शक्तियों लेकर पैदा होता है, मन हर मानव के अंदर जन्म से ही शक्तियां, सब चीज उसके अंदर है। क्लियर हो गई बातें? हाँ। शिक्षा के द्वारा ही इन जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है। शिक्षा ही वो चीज है जो उसके अंदर जो शक्ति है उसको विकास करेगी, डेवलप करेगी, उसको बाहर लेके आएगी, उसका ज्ञान बढ़ाएगी, उसका कौशल बढ़ाएगी, कौशल में वृद्धि करेगी, तथा व्यवहार में परिवर्तन होता है जो उसे एक साथ सुसंस्कृत व योग्य नागरिक बनाती है। मतलब शिक्षा वही है जिसको सुयोग्य नागरिक बनाए, सुसभ्य नागरिक बनाए। क्योंकि भैया वो समाज नहीं है, वो शिक्षा नहीं है जो एक व्यक्ति को भैया कलेक्टर बना रही और एक को बलात्कारी, तो जिसको बलात्कारी बनाई वो शिक्षा नहीं है ना। क्योंकि पहले लिखा था गुड, टू गेन गुड नॉलेज, अर्जित कीजिए अच्छा ज्ञान, अर्जित कीजिए अच्छा व्यवहार। क्लियर हो गई बात ना? यस। तभी आप भैया सभ्य नागरिक हैं, तभी आप जानवर नहीं है इंसान के रूप में, अन्यथा आप जानवर ही हैं। शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, क्या कहा है हमारे शास्त्रों में? बहुत प्यारा सा बात बोला गया है, बहुत ध्यान समझिएगा कि शिक्षा कितनी बड़ी चीज है, बताया है इसमें। बोला है संस्कृत में, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है अर्थात रूप संपन्न हो, आप बहुत सुंदर हैं, बचपन से एकदम बहुत खूबसूरत पैदा हुए, एकदम लड़का चाहे लड़की दोनों, आप यौवन संबंध एकदम जवानी से भरे, ऊर्जा से भरे, एकदम चेहरा वगैरह सब चमक रहा है, एकदम ऊर्जावान है आप पूरा, ठीक, तो सुंदर भी हैं, ऊर्जावान भी हैं। और चाहे विशाल कुल में आप पैदा किए हों, आप बहुत बड़े घर में पैदा हुए हों, बहुत बड़े घर में, करोड़पति अरबपति पूरा राजा वाजा के खानदान में आप पैदा हो गए हो, आप रूप रंग में सही हैं, आप भैया ऊर्जा से भरे हुए हैं, आपके जवानी से पूरा भरे हुए हैं, आप विशाल कुल में पैदा हुए, धन दौलत सबसे आप संपत्ति से भरे हुए हैं, पैदा क्यों न हुए हो, भले आप ऐसे घर में पैदा क्यों न हुए हो, परंतु जो विद्याहीन है, परंतु वैसे चीज सब चीज आप में है, फिर भी अगर आप विद्याहीन हैं, आप रूप में सुंदर हैं, आप यौवन में सुंदर हैं, आप धन दौलत में संपन्न हैं, मगर अगर आप विद्याहीन हैं, अगर आप विद्याहीन हैं तो आप सुगंध रहित निर्गंधा, सुगंध बिना किंसुका, किंसुका बोलते केसुड़े के फूल की भांति शोभा नहीं देते। क्योंकि जो केसुड़ा का फूल होता है ना, वो दिखने में बहुत सुंदर दिखता है, और उसमें सुगंध नहीं होता, तो उस फूल का क्या मतलब जिसमें सुगंध ना हो। सुनवा गई बात ना? यही बोला जाता है विद्या के बिना वाले व्यक्ति के लिए,
कि आप भले ही भैया कितने भी अच्छे घर में पैदा हो जाइए, कितने भी सुंदर हो जाइए, कितने भी यौन हो जाइए, कितने भी आप पढ़े लिखे सब चीज हो जाइए, मगर अगर आपने विद्या अर्जित नहीं किए हैं तो आप बर्बाद हैं, आपका कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान में वैल्यू नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप सब चीज गंवा देंगे। क्लियर हो गई बात ना? यस। इसलिए भैया विद्या का बहुत बड़ा वैल्यू है, इसलिए वास्तविक विद्या ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। अब फिर से शिक्षा का अर्थ आता है। अब शिक्षा का कौन सा अर्थ आ गया सर? वो बोला ना हमारा क्लास ऐसे ही नहीं चला था, पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह शिक्षा मनोविज्ञान 10 से 12 दिन क्लास में 10 से 12 क्लास पढ़ा खत्म हो जाता है। मैंने उनसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा पढ़ाया हूँ इसी वजह से, क्योंकि मैं जो पढ़ाया हूँ तो उसके ऊपर एक बार पढ़ेंगे जीवन में तो उसका हर एक चीज आपको पता रहेगा, सीख जाएंगे आप, रटना नहीं पड़ेगा। आप सीख रहे हैं एक चीज कि शिक्षा क्या है, कैसे आपके अंदर समझ में आ रहा है ना, रटना नहीं है, अब आपको समझ आ गया है, तो इसलिए समझते पढ़िए शिक्षा का अर्थ। या शिक्षा का एक दार्शनिक अर्थ है, माने दार्शनिक जो होते हैं दार्शनिक व्यक्ति, वो शिक्षा को किस रूप में देखता है। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है, शिक्षा का सामाजिक समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। क्लियर हो गई बातें? यस। अब आइए देखते हैं। तो पूछेगा भैया इन लोगों का नाम अगर आ गया तो ये सब दार्शनिक अर्थ बताएंगे, क्योंकि सब दर्शन शास्त्री हैं। ठीक होगी बात? तो बोलेगा भैया शिक्षा के दार्शनिक अर्थ कौन कौन बताते हैं, तो जगत गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी विवेकानंद जी, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन डीवी, सुकरात और अरस्तु। ये सब किससे जुड़े हुए? शिक्षा के दार्शनिक अर्थ से। किससे जुड़े हुए हैं? शिक्षा के दार्शनिक अर्थ से। किससे जुड़े हैं? बोले शिक्षा के दार्शनिक अर्थ से। आगे बढ़ते हैं, मनोवैज्ञानिक अर्थ में हम चलते हैं। तो बताइए मनोवैज्ञानिक अर्थ से कौन कौन जुड़े हैं? पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल और ड्रेवर। तो ये सब क्या है? मनोवैज्ञानिक है। आगे बढ़ते हैं, और समाजशास्त्रीय अध्ययन में 2 अध्ययन है, ये पूछेगा आपसे कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया शिक्षा के किस अर्थ से जुड़ी हुई है? दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, संकुचित। तो क्या बताएंगे? समाजशास्त्री। समाजशास्त्रीय अर्थ में 2 हिस्से में बांटा गया है। पहला क्या बोला है? द्विध्रुवीय प्रक्रिया, और तीसरा बोला है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। इस द्विध्रुव में 2 ध्रुव कौन है? एग्जाम पूछा गया है। इस द्विध्रुव में 2 ध्रुव है, शिक्षक और शिक्षार्थी। सुना की बात ना? बोला कि शिक्षक क्या है, तो बोला है शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, क्या है? शिक्षा है। इसलिए इसमें 2 ध्रुव है, कौन? शिक्षक और शिक्षार्थी। 3 ध्रुव कौन है? 3 ध्रुव त्रिध्रुवी। तो ये सब उसी में बात करते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच का बात। त्रिध्रुवी में 3 ध्रुव है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, और सिखाने की प्रक्रिया है, सिखाने का तरीका है। क्लियर हो गई बात ना? तो इसमें 3 ध्रुव समाहित होते हैं, और उसके बारे में इन लोग सब अपना अपना मत देते हैं। क्लियर हो गई बात ना? तो यह द्विध्रुवीय प्रक्रिया, यह है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। ध्यान रखेंगे, इसको पूछता है एग्जाम में। द्विध्रुवीय त्रिध्रुवीय किससे जुड़ी है? तो समाजशास्त्रीय अर्थ से। किससे जुड़ी है? त्रिध्रुवीय समाजशास्त्रीय अर्थ से। अब यह क्वेश्चन आ जाएगा, शिक्षा के समाजशास्त्रीय द्विध्रुवीय प्रक्रिया की परिभाषा किसने दी है? किसने दी है? बात किसने की है? एडम्स ने। किसने बात की है? तो जॉन डीवी ने। तो एडम और जॉन डीवी किसकी बात कर रहे हैं? द्विध्रुवीय प्रक्रिया के बारे में। कौन सा 2 ध्रुव इसमें? शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षार्थी मतलब जो विद्या अर्जन करे, विद्यार्थी को शिक्षार्थी बोल रहे हैं। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कौन कौन दिए हैं? तो रायबर्न दिए हैं। क्लियर? और त्रिध्रुव से जुड़ा कौन सा सिद्धांत है? शैक्षिक मूल्यांकन विशेषज्ञ और शैक्षिक तकनीकी विशेषज्ञ है। क्लियर हो गई बात ना? ये ध्यान रखना है इस तरीके से। संकुचित अर्थ विद्यालय शिक्षा होता है, जिसमें कौन बात बोले हैं? मैकेंजी ने ये बात बोली। किसने बोली है? मैकेंजी ने। तो पूछेगा आपसे शिक्षा का विद्यालयीन शिक्षा के बाद जो संकुचित अर्थ है किसने बात की है? तो मैकेंजी ने। और यहाँ पे व्यापक अर्थ के बारे में किसने बात की है? तो मैकेंजी और टी रेमंड ने। ठीक हो गई बात? तो ये रहा भैया पूरा आपके सामने टेबल चार्ट, इसको ध्यान रखिएगा। आगे ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है आपके एजेंसी का, शायद आपके एग्जाम में भी आ जाए, और इसको ऐसे ही पूछेगा जैसे आपके सामने दिख रहा है। आपसे पूछेगा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है, ये वाक्यांश किसने कहा था? किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने कहा। किसने कहा है? महात्मा गांधी। पूछेगा ये परिभाषा किसने दी, ये वाक्यांश किसने कहा? क्लियर हो गई बात ना? तो किसने कहा भैया? आपके महात्मा गांधी जी ने। तो शिक्षा की परिभाषा गांधी जी के द्वारा क्या दी गई थी? तो यही परिभाषा उनके द्वारा दी गई थी। अब याद कैसे रखेंगे? इतना बड़ा याद नहीं रखना है इसको, केवल इसी लैंग्वेज नहीं पूछता, अलग अलग तरीके से घुमा के पूछता है उसमें। अगर एक चीज आपको हमेशा पकड़ना है, चाहे कुछ भी घुमाए, वो ट्रिक भी बता रहा हूँ, हमेशा आपको बस एक ही चीज पकड़ना है, जो शरीर, मन और आत्मा तीनों के सर्वांगीण विकास का बात करे, तीनों के सर्वांगीण विकास का बात करे, वो परिभाषा कौन दिए हैं? गांधी जी। बस इतने पकड़ के रखना है, शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण मतलब संपूर्ण रूप से विकास, सभी अंगों का विकास। क्लियर हो गई बात ना? तो ये शिक्षा, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास का बात कौन बोले थे? गांधी जी बोले थे। याद रखें, कैसे भी घुमाएगा तो परिभाषा में 3 चीज खोजना, मिल गया तो गांधी जी मार के आ जाना है। ठीक, आइए अब आते हैं इतने लोगों का परिभाषा। ठीक है, सा विद्या या विमुक्त शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। ये बात किसने बोला है? शिक्षा वह जो मुक्ति दिलाए,
शंकराचार्य जी ने। ठीक है, तो मुक्ति का बात कौन कर रहे हैं? क्योंकि मुक्ति कौन दिलाते हैं भैया? हमारे यहाँ संहार करने वाले देवता कौन है? शंकर भगवान। तो मुक्ति कौन दिलाएंगे? मार करके मुक्ति दिलाएंगे, तो मारने वाले कौन? शंकर भगवान। इसलिए मुक्ति से याद रखना कौन है मुक्ति वाला बात कौन की है? तो शंकराचार्य। ठीक हो गई बात है, याद रहेगा अपना। अगला अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का परिभाषा एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, गांधी जी के बाद स्वामी विवेकानंद का पूछा गया है। मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा है। तो इसको समझिए थोड़ा। मनुष्य यानी कि मेरा शरीर, मुझ में पहले से पूर्व निहित, पहले से ही निहित है संपूर्णता, सभी क्षमताएं। तो मुझ में पहले से ही सभी क्षमताएं निहित हैं, उनको ही अभिव्यक्त करना, उनको ही बाहर निकालना, उनको ही बाहर प्रदर्शित करना, उनको ही बाहर लाना ही क्या है? शिक्षा है। ये बात कौन बोल रहे हैं? स्वामी विवेकानंद। तो याद कीजिए, मैंने परिभाषा बताया था ये वाला कि व्यक्ति के अंदर की क्षमताओं को बाहर निकालना, अभिव्यक्त करना, प्रदर्शित करना क्या है? शिक्षा है। तो ये बात कौन बोल रहे हैं भैया? अंदर की क्षमता बाहर लाइए मनुष्य का, तो स्वामी विवेकानंद। ऐसे समझ के पढ़िए। अगला है भैया, शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। अब जो हर्बर्ट स्पेंसर है बोल रहे हैं कि आपके अंदर जो शक्ति है, इस स्वामी विवेकानंद की बात बोल रहे हैं, आपके अंदर शक्ति, उसको बाहर लाइए और बाहर के वातावरण के साथ इसको सामंजस्य स्थापित कीजिए, कोऑर्डिनेट कीजिए, तब क्या आपको क्या कहलाएगा? ये शिक्षा। ठीक हो गई बात ना? यस। तो यही बात भी वही बोल रहे हैं, शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियां, आपके अंदर जो शक्तियां हैं उनको बाहर ले आइए और बाहरी जगत के साथ समन्वय बनाइए, दोनों को कोऑर्डिनेट करके चलिए। ठीक हो गई बात ना? यस, ये क्या है? शिक्षा है। ये बात कौन बोल रहे हैं भैया? हर्बर्ट स्पेंसर। तो आंतरिक शक्तियों को बाहरी जगत से जोड़ के चलना, ये बात कौन बोल रहे हैं? हर्बर्ट स्पेंसर। वैसे ही शिक्षा व्यक्ति के उन समस्त योग्यताओं का विकास है। ध्यान देंगे, शिक्षा व्यक्ति की सभी समस्त योग्यताएं, व्यक्ति में जितनी भी योग्यता हो सकती है, सभी योग्यताओं का विकास करता है कौन? शिक्षा। जो उसमें अपने पर्यावरण, और उसमें योग्यता आई कहाँ से? जो उसमें पर्यावरण, उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने, आसपास के अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। तो ये कौन बोल रहे हैं? जॉन डीवी। और इनका परिभाषा बहुत फेमस है। इस पेज में आपको केवल इनका ही परिभाषा ध्यान देना है, और इनका, ये दो जन के क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। तो जॉन डीवी क्या बोल रहे हैं? आपके अंदर जितनी भी समस्त योग्यताएं हैं उनका विकास करिए और उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखना सीखिए और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखिए। आपकी संभावना, आप चाहते हैं कि मैं हॉस्टल बन जाऊं, तो आप शिक्षा ग्रहण कीजिए और शिक्षा ग्रहण करके अपनी क्षमताओं को इस स्तर पर ले जाइए कि आप हॉस्टल बन सकें। अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सब तरफ से आप जो कर सकते हैं कोशिश कीजिए, सीखिए, जानिए, पढ़िए, लिखिए, मेहनत कीजिए और आसपास के पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामर्थ्यवान बनिए। ठीक हो गई बात ना? तो सामर्थ्यवान बनने के बाद कौन बोल रहे हैं? जॉन डीवी। कौन बोल रहे हैं? जॉन डीवी। यस, तो याद रखेंगे ऐसे ही। तो बताइए, मुक्ति वाला बात कौन बोलेंगे? शंकर भगवान। हो गई बात ना? अंदर की क्षमता को बाहर लाने वाली बात विवेकानंद जी। अपनी भी लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए बोल रहे हैं, सब चीज करके कौन बोल रहे हैं? जॉन डीवी। और भाई यहाँ पर बोल रहे हैं अपने शक्ति का बाहरी जगत के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, कौन बोल रहे हैं? हर्बर्ट स्पेंसर। ट्रिक याद हो गया ना? पूरा परिभाषा नहीं रटना है, इतना परिभाषा को सर चकरा जाएगा, इसलिए ट्रिक से दिमाग में बैठा के रखना है। आइए अगला बोल रहे हैं भैया, सुकरात और अरस्तु, दो बड़े नाम हैं, इनके बारे में पूछता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। सुकरात बोलते थे शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। तो भैया सुकरात क्या बोल रहे हैं? आपके मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हो गई हैं क्या सभी विचार, तो उन विचारों को फिर से खोज के निकाल देना ही क्या है? क्या है? शिक्षा है। जैसे बजरंगबली में सारी शक्ति पहले से थी भाई, मगर समुद्र देखिए, समुद्र कैसे पार करूंगा? तो जब जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि भैया तुम तो बचपन में उड़ करके सूरज भगवान को खा लिए थे, तुम वो हनुमान हो, तुम्हारे लिए समुद्र पार करना कौन सी बड़ी चीज है? तुम तो भैया आसमान अंतरिक्ष में चले गए थे उड़ करके सूर्य भगवान को खाने के लिए। तो जब उनको याद दिलाते हैं जामवंत जी, तो उनके आंतरिक मस्तिष्क के याददाश्त को बाहर लाते हैं, तो फिर सही में उड़ के चल जाते हैं नहीं लंका हनुमान जी? यस। तो हनुमान जी वाला बात कौन बताया है बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सुकरात। ऐसे ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बात ना? पढ़ते सब हैं मगर पढ़ना अलग कैसे है, यूनिक कैसे, ताकि आपको एग्जाम में रटना ना पड़े, सीख के आप जाए, यह सीखना। क्लियर हो गई बात ना? हाँ, इस तरीके से पढ़ा कीजिए। कभी भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो केवल कंटेंट मत पढ़िए, पढ़ने का तरीका भी सीखिए, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है? हाँ। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है? शिक्षा है। तो स्वस्थ स्वस्थ वाला बात कौन बोल रहे हैं? अरस्तु। अरस्तु में स से सतु, स से स वाला स्वस्थ स्वस्थ। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है? शिक्षा है। ये बात कौन बोल रहे हैं? स्वस्थ स्वस्थ वाला अरस्तु। कौन बोल रहे हैं स्वस्थ स्वस्थ वाला? अरस्तु। ठीक हो गई बात ना? यस, ये बात ध्यान रखेंगे। इतना हो गया क्लियर? यस। आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अर्थ अब देख लेते हैं। हो गया?
देखिए अर्थ भी चल रहे हैं हम लोग अभी, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अर्थ पे क्यों लगाए हैं, दार्शनिक अर्थ भी खत्म हुए हैं, है ना, जो है ठीक था। दार्शनिक अर्थ खत्म हुआ है अभी। जगत गुरु, स्वामी विवेकानंद, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन डीवी, सुकरात, अरस्तु। एग्जाम में जितने की परिभाषा पूछी थी सबकी मैंने सूची बनवा दी है। ठीक है बात ना, इसलिए भैया आपको देखना है। आप क्या देखेंगे, मनोवैज्ञानिक अर्थ। आइए, इसलिए बोलते हैं कि सक्सेस किसी एक दिन का नहीं होता है, कि एक दिन उठे, नींद से उठे, जागे गए, पढ़े लिखे और जाके सक्सेस हो गए, कलेक्टर बन गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, डीएसपी बन गए, नहीं, प्रधानमंत्री बन गए, नहीं। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, धीरे धीरे बूंद बूंद करके समय लेगा, वो समय देना है और धीरे धीरे करके अपने में ज्ञान वो अर्जन करना है। एक दिन आपका समय आएगा, आप 10 एग्जाम दोगे, 20 एग्जाम नहीं निकलेगा। और जब एक बार उस लेवल में पहुंच जाओगे, उस लेवल पहुंचने के बाद आपका जिस एग्जाम में आप बैठोगे सिलेक्शन होते रहेगा। इसलिए देखिए, किसी भी आप देखेंगे अधिकारी को, उसका पहले 5-10 पेपर नहीं निकलेगा। जब एक बार अधिकारी बन जाता है ना, फिर उसका सब पेपर निकलते रहता है, क्योंकि अब 5-10 साल जो हारा है ना, तो हार करके जो पढ़ते गया पढ़ते गया पढ़ते गया, तो जो पहली नौकरी पाया, अब उसको वो लेवल आ गया कि जिस एग्जाम बैठे हुए एग्जाम निकालेगा, वही सबके साथ होता है। वही हमारे साथ भी हुआ, वही आप लोगों के साथ भी होगा, मगर मुद्दा इसमें है सतत रहना है, रेगुलर रहना है, लगातार रहना है। सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो भाई समझिएगा आपका कहीं कॉन्सेप्ट में कमी है, कुछ सीखने में कमी है, कुछ ज्ञान अर्जन करने में कमी है, तो फिर से पढ़िए, फिर से सीखिए, फिर से कोचिंग कीजिए, फिर से स्टैंडर्ड पुस्तक पढ़िए, सही गाइडेंस लीजिए, कि सही गाइडेंस सही दिशा में आप पढ़िए। देखिए, सही गाइडेंस सबसे पहला चीज है, सही गुरु, गाइडेंस का मतलब सही गुरु पहला चीज है, फिर सही मटेरियल सही चीज है, तब सही दिशा आपको मिलेगा। इसलिए सबसे पहला चीज क्या है, सही गुरु, फिर सही पुस्तक। सुनवा की बात ना, ये दो चीजें सक्सेस दिलाती है। उसके बाद आपका मेहनत आता है तीसरे नंबर पे। आप कितना ही मेहनत कर रहे हैं, आपका अगर कंटेंट गलत है, गुरु गलत है, आप सक्सेस नहीं होंगे। ये बातें याद रखिएगा, चाहे आप 10 साल पढ़ लीजिए, नहीं होंगे। जब तक आप सही गुरु से, जो आपको लगता है कि हाँ यार जेन्युइन है, ये हमको जेन्युइन लगते हैं, ये सही है, सही गुरु आप नहीं पसंद करते हैं, सही कंटेंट आप नहीं पकड़ते हैं, तब तक आपको भाई मेहनत कितना करेंगे सक्सेस नहीं होगा। इसलिए हमेशा रहेंगे सही गुरु, सही कंटेंट, तब मेहनत से सक्सेस मिलता है। क्लियर हो गई बात ना। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, सीखने के लिए हमेशा मन में लालच रहिएगा, सीखना है, जानना है, पढ़ना है, जानना है। ये कभी नहीं होता भैया, बताओ, कभी कोई किताब बोलता है क्या, मुझे एक बार पढ़ो, मुझे दोबारा मत पढ़ो, नहीं बोलता ना। इसका मतलब आपको एक बात और बता रहा हूँ, अगर आप कोई किताब एक बार पढ़े हो, तो आपको जो ज्ञान देगा ना, दोबारा पढ़ने से उससे ज्यादा ज्ञान देगा, और अधिक ज्ञान देगा, और नया ज्ञान देगा। नया कैसे सर, उसमें तो लिखा उतना ही चीज था, मगर आप जब किताब को जितनी बार पढ़ते हो ना, तो शब्द वही लिखे हैं, मगर उस शब्द के पीछे क्या भावनाओं को समझने लगते हैं, कि यार अच्छा ये ऐसे ऐसे इस कारण से हुआ था उस समय। इतिहास कर कैसे अजम्पशन लगाते हैं कि उस समय ऐसा हुआ था, इसलिए उसने ऐसा किया तो ऐसा किया। तो आप एक फैक्ट में रिलेशन खोज लेंगे, तब आपको रटना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात ना। एक शब्द में आप रिलेशन सुन के, ऐसा हुआ था, इसलिए भैया ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, इस तरीके से आपको पूरा एक चीज समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात ना। हाँ, तो वही पुस्तक आपको हर बार जितने बार पढ़ेंगे, हर बार कुछ नया बता देगा, जबकि आप वही डाटा पढ़ रहे हो, वही लाइन पढ़ रहे हो, और हर बार आपको कुछ नया सिखाएगा। जैसे बोला जाता है श्रीमद भगवद गीता के बारे में, कि आप जब भी किसी अलग परेशानी में रहो, आप कभी बीमारी वाली परेशानी में, कभी पैसे वाली परेशानी में, कभी नौकरी वाले में, कभी पढ़ाई वाले में, आप जिस तकलीफ में हो, और जब पढ़ोगे ना पुस्तक को, तो उस तकलीफ का इलाज देता है भगवत गीता। मतलब आप जब जिस मोड में हो, जो विचार लेके आप पढ़ रहे हो, आपको उसी का आंसर मिलेगा उसमें। और फिर आप कभी दुखी हो तो दुख से निकलने का आंसर मिलेगा, आप खुश हो तो खुश में कैसे रहना चाहिए आंसर मिलेगा, आप बीमार तो बीमार आदमी को कैसे करना चाहिए आंसर मिलेगा, आप परेशान हो तो परेशान आदमी को कैसे निकलना चाहिए। मतलब जिस भावना से पढ़ोगे वो भगवत गीता वही है, उसका उत्तर आपको देगी। ये भगवत गीता की सबसे बड़ी खास बात है। वो हर बार कुछ नहीं बताएगा, उसी लाइन का हर बार 50 मीनिंग निकलेगा। ये भगवत गीता की खूबसूरती। सुनना की बात ना, ऐसी हर एक पुस्तक की क्षमता होती है। ठीक हो गई बात। हाँ, इसलिए भैया पुस्तक को, एक ही पुस्तक को बार बार रिवीजन करना रहता है ना। हाँ, और वो पुस्तक कौन सा है ये मायने रखता है। ठीक, आइए। इसलिए जब मैं पढ़ाता हूँ कंटेंट, तब लेकिन जब भी मैं पढ़ाने तो कुछ कंटेंट लेके आता हूँ आपके लिए, दिखता है ना, क्योंकि मैं कंटेंट बनवाने में बहुत समय लगा है। क्योंकि इसमें आपको बता दूं, एक एक फोटो निकाल के पहले खोजना पड़ता है, ड्राइवर मिलेगा नहीं, आप गूगल कर देखना, ड्राइवर आप खुद कर देखना, ड्राइवर मारना पेस्टोलॉजी प्रोबेल, इसमें 2-3 नाम आपको मिलेंगे ही नहीं। ड्राइवर खोजने में हालत खराब हो जाएगा। ड्राइवर तो कौन सा सही ड्राइवर है, कौन सी ये वाला परिभाषा दी, वो खोजने में आपको समय लगेगा। तो एक फोटो खोजने में समय लगता है, फिर ये लाइन परिभाषा किस लैंग्वेज को सबसे ज्यादा पूछा है, इसी परिभाषा को बहुत बार पूछा है अलग अलग तरीके से घुमा के, मगर किसको सबसे ज्यादा पूछा है, वो परिभाषा को, उसकी परिभाषा उनके सामने टिकाना है। बहुत मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में। समझा गई बात ना। इसमें एडिटर का, टीचर का हालत खराब हो जाता है, उसके बाद जाके कंटेंट आपके सामने आता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा बायोलॉजी का क्लास शाम को चलता है, बायोलॉजी में हमेशा बोलता हूँ कि जो कंटेंट आपको मिल रहा है मार्केट किसी एक पुस्तक में नहीं मिलेगा, आप इसी से पढ़िए, नोट्स बनाने के चक्कर में मत रहिए। व्यापम वाले खासकर जो कंटेंट देता हूँ उसी से पढ़ो, उससे बाहर का टेंशन मत लो, उससे बाहर काम बस करना है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। उसके लिए आप 4 पुस्तक कर दो, कोई टेंशन नहीं है। थ्योरी की पुस्तक एक होनी चाहिए हमेशा, ऑब्जेक्टिव पुस्तक भले 4 हो आपके पास। क्लियर हो गई बात ना। थ्योरी की पुस्तक हमेशा एक, स्टैंडर्ड अच्छी वाली होनी चाहिए।
ठीक है। आइए अब शिक्षा का मनोविज्ञान के अर्थ में देखिए, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास करता है। ठीक है बात ना। तो स्वाभाविक, समरस, प्रगतिशील, ये शब्द वाला परिभाषा कौन दे रहा है? पेस्टालॉजी। पूरी परिभाषा पढ़ना ही नहीं है, बस टेक्निक समझ लीजिए। क्या बोलेगा? स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील, ये वाला बात कौन कर रहा है? प से प्रगतिशील, प से पेस्टालॉजी। क्या बोलेंगे? प से प्रगतिशील, प से पेस्टालॉजी। क्लियर? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। सब तो ये बोल रहे हैं, अंदर की शक्तियों को बाहर प्रकट करता है, अंदर शक्ति। तो जो विवेकानंद की तरफ बात कौन किया है? फ्रोबेल। कौन किया है? फ्रोबेल। और फ्रोबेल था कौन? पेस्टोलॉजी का ही शिष्य था। क्लियर? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई कौन किया विवेकानंद जी की तरफ बात के अंदर की शक्तियों को बाहर लाना है? कौन बोल रहे हैं बात? फ्रोबेल। यस। अगला है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, बालक के चरित्र, बालक के व्यवहार को ढाला तथा परिवर्तित किया जा सकता है। तो बालक का जो व्यवहार है उसको हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ये वाला बात कौन बोल रहे हैं? ड्रेवर। कौन बोल रहे हैं? ड्रेवर। ठीक हो गई बातें? यस। चलिए, शिक्षा का समाजशास्त्रीय अर्थ में देखेंगे। इस समस्या याद रखिए कि किसमें शिक्षा की द्विध्रुवी प्रक्रिया, त्रिध्रुवी प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह सुद्देश्य समायोजन प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। तो समाजशास्त्रीय अर्थ में। ठीक हो गई बात? यस। दो ध्रुव कौन से होते हैं? शिक्षक और शिक्षार्थी। तीसरा ध्रुव कौन है? शिक्षक, शिक्षार्थी और सिखाने की प्रक्रिया। याद रखेंगे। अब आगे द्विध्रुवी प्रक्रिया देख लीजिए। तो एडम्स ने, जॉन डीवी ने दिया था, याद है ना? क्योंकि आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछा है कि किसने द्विध्रुवी प्रक्रिया के बारे में बात की है, शिक्षा की द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने दी है। इसलिए मैंने बाद में जो आप पढ़ रहे हैं इसको मैंने आसान में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया था कि द्विध्रुवी प्रक्रिया के बारे में बात कौन की है? तो एडम्स और डीवी। यही बन गया क्वेश्चन। अब उतना थ्योरी पढ़ो ना पढ़ो, इसी एक लाइन से काम बन गया। अब उसके अंदर फिर क्या बोले हैं वो बाद में दिखा रहा हूँ। क्लियर हो गई बात ना भाई? क्वेश्चन आपके यहीं से बन के खत्म हो जाएगा। ठीक, कि शिक्षा की द्विध्रुवी प्रक्रिया कौन दी है? तो एडम्स और डीवी दिए हैं। शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया कौन दी है? तो रायबर ने दिए हैं। रायबर ने दिए हैं। मूल्यांकन विशेषज्ञ और तकनीकी विशेषज्ञ दिए हुए हैं। खत्म हो गया, इस काम खत्म हो जाएगा। आ गए क्या बच्चे? चलिए देखिए, शिक्षा में जो एडम्स बोले हुए हैं, एडम्स में देखिए, एडम्स बोलते हैं कि शिक्षा के केवल दो ही ध्रुव हो सकते हैं। क्या है दो ध्रुव भैया? एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी। फिर बोल रहे हैं, जॉन डीवी बोल रहे हैं शिक्षक के दो ही ध्रुव हैं, मगर कौन कौन बोल रहे हैं? ये मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो याद रखना, दोनों दो ध्रुव का बात किए हैं, मगर शिक्षक शिक्षार्थी कौन बोल रहा है? एडम्स। और भैया डीवी क्या बोल रहे हैं? मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। क्या बोल रहे हैं? मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। परिभाषा खत्म हो गया यहीं पे। यस, कि शिक्षा के दो ध्रुवों में मनोवैज्ञानिक को और सामाजिक को दो ध्रुव किसने बताया है? तो डीवी ने। शिक्षा और शिक्षार्थी को दो ध्रुव किसने बताया है? एडम्स ने। बस काम खत्म। और ये भाई आपके सबको फोटो लगा हुआ है एडम्स का और डीवी का। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं त्रिध्रुवी में। क्या नाम सुने थे आप? रायबर्न। तो रायबर्न देखिए, रायबर्न ने शिक्षा की त्रिध्रुवीय माना है। मैंने शिक्षा तीन ध्रुव वाली होती है। कौन कौन से तीन ध्रुव होते हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य चर्चा। तो शिक्षक यानी कि मैं, शिक्षार्थी यानी कि आप, पाठ्य चर्चा जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तीन चीज। तो बोले तीन चीज ही होती हैं कि एक शिक्षक, एक शिक्षार्थी किसी निश्चित चीज के बारे में पढ़ाई करते हैं, निश्चित चीज के ऊपर बात करते हैं। यस, तो बोलिए तीन ध्रुव बताए हैं। तो तीन ध्रुव कौन कौन हो गया? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य चर्चा या सिलेबस, ऐसे याद रखेंगे। और शैक्षणिक मूल्यांकन विशेषज्ञ, शैक्षिक तकनीकी विशेषज्ञ होगा, है ना? एक तकनीकी है, मूल्यांकन लिखा गया है, एक तकनीकी है। आइए, तो इसमें बोल रहा भैया सीखने सिखाने की परिस्थिति, मूल्यांकन प्रविधि और शिक्षण लक्ष्य। तो ये कौन से तीन ध्रुव बताते हैं मूल्यांकन वाले? एक बताते हैं शिक्षण लक्ष्य, एक बताते हैं मूल्यांकन प्रविधि, और एक क्या बताते हैं? सीखने सिखाने की परिस्थिति। तो इनके सब तीन बुद्धि में आएगा। मूल्यांकन वाले तो मूल्यांकन चीज ही लिखेंगे। क्लियर हो गई बात ना? यस। तकनीकी वाले में क्या लिख रहे हैं भैया? शिक्षक, शिक्षार्थी और सीखने सिखाने की परिस्थिति। ठीक, तो वही चीज वही सेम टू सेम है। सीखने सिखाने की परिस्थिति दोनों में कॉमन है। बस वहां पे क्या हो गया? शिक्षण लक्ष्य कि एक लक्ष्य है आपका, उसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं, और एक मूल्यांकन प्रविधि कि भाई पढ़ रहे हैं तो कितना आपको ज्ञान अर्जन हो, उसको मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? टेस्ट लेकर के जैसे हम करते हैं। यस, तो ये बता रहे हैं कि आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के आपने कितना मेहनत किया है, कितना आपको ज्ञान मिला, उसके लिए आप मूल्यांकन कर लीजिए। वही तो मूल्यांकन का बात करेगा। यस, तो लक्ष्य, मूल्यांकन और सीखने सिखाने की परिस्थिति। वैसे यहाँ सीखने सिखाने की परिस्थिति के साथ कौन है? शिक्षक और शिक्षार्थी। ये तकनीकी वाला बात हो गया। आते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो शिक्षक संकुचित अर्थ से कौन जुड़े थे? मैकेंजी। शिक्षा के व्यापक अर्थ से भी कौन जुड़े हैं? मैकेंजी। याद कीजिए, डायग्राम में दिखाया था आप लोगों को।
शिक्षा के संकुचित अर्थ में मैकेंजी, शिक्षा के व्यापक अर्थ में मैकेंजी। और मैकेंजी किस बोल रहे हैं, विद्यालय शिक्षा को ही संकुचित अर्थ मान रहे हैं, काम यही खत्म हो गया। व्यापक अर्थ में मैकेंजी आते हैं और कौन रहे हैं, टी रेमंड आते हैं, पूरा टेबल खत्म। वही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक, तो आइए शिक्षा का संकुचित अर्थ देखते हैं। शिक्षा के संकुचित अर्थ से अभिप्राय विद्यालयी शिक्षा से है। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ किससे जुड़ा हुआ है, तो विद्यालयी शिक्षा से। मैं वही ट्रिक में बता दिया आपको, काम ही खत्म हो गया उसका पूरा। फिर मैकेंजी के अनुसार देखते हैं। मैकेंजी बोले संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए चेतना पूर्वक किए गए प्रयास से है। आप अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्तियों को विकास करने के लिए आपने क्या प्रयास किया है, इसी को संकुचित अर्थ बोला है। क्लियर हो गई बात, किसने, मैकेंजी। तो यार मैकेंजी बस एक चीज याद रखना, मैकेंजी क्या बोल रहे हैं, प्रयास करना। क्या बोल रहे हैं, प्रयास करना। तो प्रयास किससे जुड़ा हुआ है, मैकेंजी से। तो प्रयास वाला परिभाषा हम क्या याद रखेंगे, मैकेंजी। क्लियर हो गई बात है, यस, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अतः शिक्षा के व्यापक अर्थ में मैकेंजी का नाम था और रेमंड का नाम था। तो मैकेंजी देखिए, मैकेंजी यहाँ बोल रहे हैं व्यापक दृष्टि से जीवन पर्यंत। व्यापक दृष्टि से शिक्षा क्या है, तो जीवन भर जो हम प्रक्रिया से गुजरते हैं, और जीवन भर हम हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना। जीवन भर आप सीख ही रहे हैं ना कुछ ना कुछ, किसी न किसी से, डोकरों से, बड़ों से, बुजुर्गों से, समाज से, आसपास से, पेड़ से, पौधों से, जीव जंतु, जानवर, सबसे कुछ ना कुछ सीख ही तो रहे हैं आप। तो जीवन पर्यंत जो प्रक्रिया चलती है सीखने सिखाने की, वही क्या है, शिक्षा है। तो जीवन भर सीखने की प्रक्रिया को कौन बोले हैं, मैकेंजी ही व्यापक शिक्षा बोलती है। ठीक हो गई बातें, शिक्षा का व्यापक अर्थ। टीम रेमंड क्या बोल रहे हैं, शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिससे मानव शैशवावस्था से, शैशवावस्था जब बच्चा शिशु है तब से लेकर के प्रौढ़ावस्था मतलब बुढ़ापे तक गुजरता है। तो ये भी जीवन पर्यंत ही बोल रहे हैं, पर जीवन पर्यंत शब्द की जगह उसको क्या बोल दिए, शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था। तो पूरे जीवन पर्यंत वाला कौन बोल रहे हैं, मैकेंजी। शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था कौन बोल रहे हैं, टी रेमंड। काम खत्म, वहीं पे, याद ही नहीं करना है। आगे कहते हैं शिक्षा मानव व्यवहार का परिमार्जन है या परिशोधन है। इसका मतलब क्या होता है कि शिक्षा का मतलब क्या सर, तो शिक्षा किसी भी मानव के व्यवहार को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। इसका मतलब आपकी कमजोरियों को दूर करना और आप में अच्छे गुणों का विकास करना। जैसे आप भैया दोपहर में सोते रहते होगे, महाराज हॉस्टल रन बनना है, आप यहाँ पे टाइम शूट करके आ रहे हो, तो शिक्षा ग्रहण करने के चक्कर में आपको दोपहर में सोने का आदत हटक नहीं हटा, तो आपकी पर्सनालिटी से कमी जो था कि आपको बहुत नींद आता था, वो दूर हुआ कि नहीं हुआ, यस। आप 2 घंटा ज्यादा पढ़ नहीं सकते थे, मान लो आप 2.5 घंटे पढ़ रहे हो, तो एक नया चीज का विकास हुआ कि नहीं हुआ, यस। आपको पर्सनालिटी में ज्यादा देर बैठ के पढ़ने का हैबिट डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, यस। इसका मतलब क्या है, आप भैया आपके अंदर शुद्धि होती जा रही है, आपकी बुराइयों को कम करते जाएगा और अच्छाइयों को बढ़ाते जाएगा। यही कौन है, शिक्षा है। ये कौन है, शिक्षा है। आपके ज्ञान में जो खराब ज्ञान उसको दूर करेगा और अच्छे ज्ञान को विकास करेगा। ठीक हो गई बात है, यस। अब शिक्षा का कार्य क्या है, क्यों शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, तो शिक्षा का कार्य देख लीजिए। हाँ, तो शिक्षा कार्य में ऊपर छोड़ दीजिए, जॉन डीवी ने बात किया, तो बस इतना ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जीवन में बताइए, अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप राष्ट्र स्तर पे देश के लिए कुछ काम कर पाएंगे क्या। भैया अगर कुछ पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, बड़े पदाधिकारी तक बनेंगे नहीं, कुछ बिजनेस आप खड़ा नहीं करेंगे अपने नॉलेज ज्ञान के आधार पे, तो आप सरकार को टैक्स नहीं पटाएंगे, राष्ट्र के तुम कुछ नया इनोवेट, कुछ नया खोज नहीं पाएंगे, कुछ नया कर नहीं पाएंगे। तो राष्ट्र हित के लिए शिक्षा जरूरी है। मानवीय जीवन में भी शिक्षा जरूरी है कि मानव को मानव बने रहने के लिए भी शिक्षित होना जरूरी है ना। यस, वैसे ही सामाजिक जीवन में, समाज में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे जीना है, समाज से कौन सीखते हैं, शिक्षा ही है। शिक्षा से आपको पता चलता है। और अन्य महत्वपूर्ण मतलब शिक्षा के बहुत सारे काम है, शिक्षा आपको हर एक चीज सिखाता है। क्लियर हो गई बात ना। जो व्यक्ति शिक्षित हो गया, शिक्षित मतलब पढ़ना नहीं होता, हमेशा मैं बोल रहा हूँ, शिक्षित मतलब पढ़ना नहीं है, अच्छी चीजों को सीखना है। सीखना तो है मगर अच्छी चीजों का ना, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात। आप केवल जीवन में हर दिन अच्छा अच्छा चीज सीख रहे हो तब तो आप शिक्षित हो रहे हो। और भाई अगर आप हर दिन सीख तो रहे हो मगर खराब चीजों को, नशा करना, दारू पीना, घूमना, टाइम पास करना, मेहनत नहीं करना, क्लियर होगी बात ना, गिव अप कर देना, मेहनत नहीं करना, मन चुरा लेना, अगर आप ये सब सीख रहे हैं तो आप सीख तो तब भी रहे हैं, मगर भाई खराब चीजों को सीख रहे हैं तो आप शिक्षित नहीं अशिक्षित हो रहे हैं। मतलब आपकी डिग्री बढ़ गई है, आप बी एस एम ए हो गए हैं मगर आप अशिक्षित हो रहे हैं। याद रखिएगा ये बात। क्लियर हो गई बात ना, यस। ये बात यहाँ बोल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जीवन में उसका क्या क्या काम है, तो राष्ट्रीय जीवन में क्या क्या काम है शिक्षक, अब ये बता रहे हैं। राष्ट्रीय जीवन पढ़े ना यहाँ, शिक्षा काम क्या है, राष्ट्रीय जीवन में काम क्या क्या काम है राष्ट्रीय जीवन देखिए। शिक्षा, अगर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो तभी आप शिक्षित होंगे, तभी आपके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागे। क्या जागेगी, राष्ट्रीयता की। क्योंकि आपको तब जब आप पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तब तो आपको पता चलेगा कि जो आप आज कुर्सी में बैठ के पढ़ रहे हो, हॉल में आराम से बैठे हो, पंखा में पढ़ रहे हो, लाइट वाइट सबकी फैसिलिटी है, इसके पीछे कितने सारे क्रांतिकारी लोग अपना गला कटवाए हैं, कितने माता बहनों लोग अपना भैया खून बहाए हैं, तब तो आज आपको आज़ादी मिली। और तब आज़ादी के बाद आप भैया बैठ के पढ़ पा रहे हो ना। तो हम सब अंग्रेज के यहाँ क्या होते, कपड़ा साफ करने वाले होते, गोबर साफ करने वाले होते, उनके लेटरिन टोकनी में लेके फेंकने वाले होते। यस, ये सब होता था। समझ में आ गई बात ना,
यस। तो जब पढ़ेंगे इतिहास को उस तरीके से, तब तो आप समझ पाएंगे ना कि कितनी कुर्बानियों के बाद आज हमको ये आजादी मिली है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? यस। तो इसलिए भाई राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने में शिक्षा मदद करेगी, तब आपको अपने राष्ट्र से प्रेम होगा ना, जब देखेंगे मेरे राष्ट्र ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। ठीक हो गई बात? वैसे ही आदर्श व श्रेष्ठ नागरिक आप बनेंगे जब आपको लगे कि यार मेरे राष्ट्र ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो मुझे भी तो अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। यही भावना आपको कुछ करने के लिए मजबूर करेगी, मोटिवेट करेगी, और भाई आप कुछ करने की चाहत में ही कुछ अच्छा कर जाएंगे, तो देश के हित में हो जाएगा वो। अब भाई इतने बड़े आदमी बन गए कि भैया, इतने छोटे भी आदमी बन गए कि अब एक दो लोगों को नौकरी दे पा रहे हैं, तो भाई वो भी बहुत बड़ी चीज है ना। किसी को नौकरी देना मतलब पूरे परिवार को आपने भाई भविष्य सुधार दिया। इसलिए दुनिया में सबसे अच्छा काम है नौकरी देना। मगर नौकरी देने के लिए पहला चीज क्या है? आपको पढ़ लिख करके अधिकारी बन के एक बिजनेस करना पड़ेगा, या कुछ ऐसा चीज खड़ा करना पड़ेगा जिसमें आप नौकरी रख सको। तो इसलिए पहले खुद को बनाना पड़ेगा पढ़ लिख करके, शिक्षित होकर के। और लास्ट में जब आप भैया एक राष्ट्रीयता की भावना आपके अंदर आ जाएगी, सोचो देश में जितने नागरिक है सबको भारत से प्रेम हो गया, सबके अंदर आप आदर्श और श्रेष्ठ नागरिक हो गए, तो क्या देश में कोई दंगा फसाद होगा? कोई मारपीट होगा? क्या कोई देश का नाम खराब सोचेगा? क्या कोई देश का नाम खराब बोलेगा? नहीं। तो ऑटोमेटिक ही आपके राष्ट्र का क्या हो जाएगा? निर्माण होगा ना। विनाश होगा कि निर्माण होगा? निर्माण होगा। सिंपल सी बात है। यस। इसलिए भैया ध्यान रखना है। देखिए कितने सारे तपस्या हुए हमारे देश में, आपके अंदर भाई तभी तो जनगण मन क्यों गवाया जाता है स्कूल में, तो आपके आपके अंदर उस चीज का वैल्यू पता चल सके, मूल्य पता चल सके। हालांकि हम वैल्यू बताते नहीं है कि जनगण मन का क्या वैल्यू है, तिरंगा झंडा का वैल्यू नहीं बताते, तो आपके अंदर हालांकि पढ़ लेते हैं हम लोग, पर सब करवाते इसलिए ताकि आप आस में साथ में खड़े होकर पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप सबके अंदर भाई एक सुर में बोलने से आप सबके अंदर की एकता की भावना डेवलप हो सके। ठीक। वैसे ही हमारे देखिए कितने सारे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, गांधी जी, सब राजा वाजा, बुद्ध ऋषि महात्मा, तो सब ने भैया कितना कितना योगदान दिया है, तब जाके आज आप इस भारत में बैठे हैं। तो इन सब इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने अपना खुद को बलिदान दिया है, तब जाके आज आप इस स्थिति में हैं कि आप पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं। समझ में आ गई बात ना? इतनी आजादी इन सब की कुर्बानियों से आपको मिला है। ठीक हो गई बात? यस। तो ये फायदा होता है भैया पढ़ने से, शिक्षा ग्रहण करने से। आइए अब मैकाइवर और पेज, अब मैकाइवर और पेज जो है ये क्या बोल रहे हैं? देखिए मैकावर पेज के अनुसार राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है, अर्थात सामाजिक इकाइयों का सामूहिक जीवन ही राष्ट्र जीवन है। यदि ईंधन भी खराब है, यदि ईंधन ही खराब है तो ज्योति कैसे तेज होगी? अर्थात इस यदि सामाजिक इकाइयां निर्बल है तो राष्ट्र कैसे दीप्यमान होगा? ये क्या कह रहे हैं सीधे शॉर्ट में समझिए। कोई भी समाज किससे बनता है? व्यक्तियों से। अगर व्यक्ति के अंदर राष्ट्र की भावना नहीं है तो समाज के अंदर नहीं होगी, और समाज के अंदर अगर राष्ट्र की भावना नहीं है तो देश नहीं बनेगा अच्छा मजबूत। इसका मतलब बोल रहे हैं अगर आपका ईंधन खराब है तो आपके भाई दीप या ज्योति अच्छे से जलेगी क्या? नहीं। वो ये बात कौन बोल रहे हैं? तो मैकाइवर और पेज। इसका मतलब आपको सबसे पहले खुद में सुधार करना है, क्योंकि अच्छे व्यक्ति से अच्छा समाज बनता है, तो आपके अच्छे होंगे तो आपसे एक अच्छा समाज बनेगा, आप अच्छे समाज से अच्छा राष्ट्र बनता है ना। क्योंकि खराब ईंधन से कोई दिया नहीं जल सकता। बात कौन बोल रहे हैं? तो मैकाइवर तथा पेज। एक लाइन ये भी याद रखेंगे, हम समितियों के सदस्य हैं, संस्था के नहीं। ये बात कौन बोले हैं? तो मैकाइवर और पेज। कौन बोले हैं? मैकाइवर और पेज। अब जवाहरलाल नेहरू जी क्या बोलते हैं? देखिए शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, तो बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय एकता का विकास करना है। तो नेहरू जी का सिंपल बात याद रखना, शिक्षा मतलब क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय एकता का बात करते हैं। नेहरू जी क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय एकता का बात करते हैं। बस इतना याद रखो, बाकी पढ़ देता हूं मैं। इसलिए उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा? राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान सबसे ऊपर है और यही आधारशिला है। तो शिक्षा को आधारशिला मान करके उन्होंने राष्ट्रीय एकता की बात की थी। तो कौन शिक्षा को आधार बना के राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं? तो नेहरू जी। यस। सामाजिक जीवन में इसका क्या क्या है? तो देख लीजिए, सामाजिकता के दृष्टिकोण से शिक्षा का कार्य व्यक्ति में सामाजिक मूल्यों का विकास करना है तो है ही, परंतु व्यक्ति को समाज के अनुरूप अनुकूल योग्य बनाना भी है। उच्च महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो भाई शिक्षा का सामाजिक जीवन में क्या वैल्यू है? अब जैसे मैं आपको पढ़ाया, मैंने आपको बोला कि भाई आपको औरतों का इज्जत करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भाई औरतों ने ये किया वो किया, आपको सब समझा रहा हूँ। मान लीजिए जब आप एक अपनी खुद के घर में माँ बहन बेटे को इज्जत करना सीखेंगे, तो आने वाले टाइम में भी एक ऐसा समाज बनेगा जिसमें औरतों को और पुरुषों को बराबर का दर्जा प्राप्त हुआ है ना। तो समाज ऑटोमेटिक ही भैया आप देखेंगे कि रेप बलात्कार जैसे जो दुर्घटनाएं होती हैं ये सब गायब हो जाएंगी। तो इससे एक अच्छे समाज का निर्माण होगा कि नहीं होगा? यस। तो भाई अगर व्यक्ति शिक्षित है तभी तो एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएगा ना, और अच्छे समाज के निर्माण से क्या होता है? अच्छा राज्य का निर्माण होता है। यस। इसलिए भैया यहाँ पे बोला जा रहा है सामाजिक जीवन में उसका सब चीज का वैल्यू है, शिक्षा का हर क्षेत्र में वैल्यू है। शिक्षा सामाजिक अनुकूलन में, कि आपको समाज के अनुकूल बनना होगा। कैसे बताइए? खुद बताइए। एक लड़का टपुरी जैसे खड़ा है, लड़की जा रही है सीटी मार रहा है, और एक लड़का भैया वहीं उसको जा रहा है, लड़की तो मुंडी नीचे करके रखा हुआ है, दूसरी लड़की है, तो कौन लड़का अच्छा है भैया बताइए? क्योंकि सीटी मारने वाले को समाज में टोक देना, ये क्या हरकत कर रहे हो तुम, गलत बात है, समाज टोकेगा नहीं टोकेगा?
डांटेगा नहीं डांटेगा समाज? तो जब समाज टोकेगा डांटेगा तो उसको टोक के डांट के क्या बना रहा है? समाज के अनुकूल ना, कि समाज में ये गलत है और वो गलत। आप कभी भी समाज में कैसे रहना है आप कभी लिखित रूप में कहीं पढ़े हैं क्या? नहीं। और क्या आपको सबको पता ही नहीं कि समाज में आपको नंगे घूमना है कि कपड़े पहन के घूमना है? आप बताइए। कपड़ा पहन के घूमना है। बड़ों को इज्जत करना है कि उनकी बेइज्जत करना है? इज्जत करना है। छोटों को प्यार देना है कि मारना है? प्यार देना है। ये सब बात कहीं पढ़े हो क्या? नहीं। और फिर भी सब पता कि नहीं पता, सामाजिक नहीं है। तो यह समाज ने आपको सिखाया है ना कि किसी के साथ कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे आपको कपड़ा पहनना है, किस तरीके से अपने आपको साफ सुथरा रखना है, नहाना है, धोना है। कौन सिखा रहा है आपको ये सब चीज? समाज। और समाज सब सिखा के आपको करता क्या है? तो आपको समाज के अनुकूल बनाता है, समाज में रहने के योग्य बनाता है। क्योंकि अगर आप सोचिए, एक आदमी जो प्रतिदिन उठ करके नहा धो के साफ सुथरे सो करके पढ़ाई लिखाई करता है, एक आदमी जो एकदम 7 तक उठता है, भैया 12-13 बजे थोड़ा बहुत पढ़ता है तो टाइम पास करता है, तो कौन भैया समाज के रूप में है? इसको आप सामाजिक बोलेंगे? बताइए। बताइए किसको बोलेंगे? एक है जो भाई समाज में बाहर निकल रहा है, बड़ों को इज्जत कर रहा है, मान सम्मान करेगा, जो बाहर निकल के सिगरेट धुआं पी रहा है, किसी मुंह फूक दे रहा है, किसी बहन बेटी छेड़ दे रहा है, आप किसको सामाजिक बोलेंगे? किसको बोलेंगे सामाजिक? अच्छे वाले व्यक्ति को, है ना? यस। तो सिंपल सा समाज के अनुकूल, समाज में आपको कैसे रहना चाहिए, ये सामाजिक शिक्षा ही आपको सिखाती है। तो शिक्षा से सामाजिक अनुकूल आप बनेंगे। सामाजिक भावना का विकास आप में होगा, कि सामाजिक भावना मतलब यार हम सब इंसान हैं, हम सबको प्रेम से रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, सबकी संस्कृति की इज्जत करना चाहिए। कौन सिखाएगा? शिक्षा ही सिखाएगा। तो सामाजिक भावना का विकास होता है। फिर संस्कृति व सभ्यता का विकास होगा आपके, क्योंकि भाई आप जिस जो ज्ञान आप अर्जन कर रहे हैं और जिस तरीके का आप ये कल्चर में आप रह रहे हैं, तो आपके नॉलेज के आधार पर तो आपकी संस्कृति रहेगी ना। संस्कृति क्या है? संस्कार क्या है? बड़ों को इज्जत देना, छोटों को प्यार देना, पढ़ना लिखना, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करना, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करना, किसी को कुछ शब्द नहीं बोल देना, किसी के साथ भी हाथ ना उठा देना, महिलाओं पर अत्याचार ना करना, ये सब तो है ना। यस। तो जब आप ये सब करेंगे तभी तो इस संस्कृति और सभ्यता का विकास होगा ना, कि एक ऐसी संस्कृति है जो औरतों को देवी के रूप में पूजा जाता है, तभी तो आदमी बोलेगा ना यस। तो इसलिए संस्कृति और सभ्यता का विकास भी होता है भैया शिक्षा से ही। और सामाजिक कुशलता होती है, सामाजिक रूप से आप कुशल हो जाएंगे हर एक चीज करने के लिए। सामाजिक गुणों का आपके में विकास होगा, सबके साथ मिलजुल करके रहना, सबके साथ भी समय सबके दुख में खड़े होना, सुख में खड़े होना। यस, है कि नहीं? तो सामाजिक गुणों का भी आपके अंदर विकास होगा। किसी के भाई कोई मर गया तब भी आप पहुंच रहे हैं, किसी को जन्म लिया तब भी आप पहुंच रहे हैं, क्यों? दोनों तो है विपरीत चीज। और आप भाई उनके उस समय पहुंचे और इस समय पहुंचे, दुख में भी और सुख में भी। जबकि हम छुआछूत मानते हैं दुख के समय, और जन्म तब भी हम छुआछूत मानते हैं, तब भी हम दोनों जगह पहुंचते हैं। क्यों? सामाजिक गुण है ना वो, कि आपको दुख और सुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहना है। क्योंकि भैया कल का आपके यहाँ दुख और सुख आएगा तब और कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी में नहीं जाते हैं। तो यस, इसलिए सामाजिक गुणों का भी विकास कौन करता है? शिक्षा ही करती है। अब इन्हीं बातों को जो इधर मैंने समझाया उसको आगे लिखित रूप में आपको मिल जाएगा आगे। मानव जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है? तो मानव जीवन में शिक्षा क्या महत्व है, ये बात डॉक्टर राधा कृष्णन ने बोला था कि शिक्षा का मानवीय होना आवश्यक माना है। तो पूछेगा शिक्षा का मानवीय होना आवश्यक किसने माना है? तो राधा कृष्णन ने। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने शिक्षा का मानवीय होना आवश्यक माना है। इन्होंने कहा भैया देखिए, उनके अनुसार शिक्षा में केवल बौद्धिक शिक्षण को प्राथमिकता न देकर, केवल आपकी बुद्धि बढ़ रही है, केवल ज्ञान बढ़ रहा है तो आप शिक्षित नहीं है, केवल वही इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की? शिक्षा में केवल बौद्धिक शिक्षण को प्राथमिकता न देकर के आत्म अनुशासन तथा हृदय की पवित्रता पर भी, आपके अंदर खुद के ऊपर अनुशासन रहे, आप हृदय से पवित्र रहें, किसी के लिए आप छल कपट की भावना न रखें, तब तो आपके बुद्धि के विकास के साथ साथ आप आत्म अनुशासित रहें, कि हृदय से पवित्र रहें, किसी के मन में छल कपट आप ना रखें, उस पर बल दिया जाना चाहिए। और जब आप ऐसा शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी आप शिक्षित हैं। क्लियर हो गई बात ना?